1 महीने में आप ही बोलोगे सर नी पेन, बैक पेन, घबराहट, बेचैनी, इन सब पे काम हो गया है और अब तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है। सही समय क्या है योग शुरू करने का? जब जागो तभी सवेरा है। अब कई लोगों को मैंने ये भी सुना है कि चश्मा एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं है। लाओ मेरे पास, मैं करवा के दिखा दूं। मेरे पास एक हथियार है जिसका नाम योग है। तो क्या बीपी, थायराइड, डायबिटीज जैसे कई ऐसे रोग जिसको कहा गया है इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स हो जाएंगे योग से? तो गुरुजी कहते हैं पहला जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से। एंटी एजिंग या एज रिवर्सल के लिए एक एज पे पहुंच गए, यंग दिखना चाहते हैं, कपालवती प्राणायाम कि जब रूट चक्र मजबूत होता है तो आमदनी बहुत मिलती है। कि चक्रों के चक्कर में फंसे तो बर्बाद हो जाओगे। अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम तब ट्रेंड में आए, स्वामी रामदेव जी ने आस्था चैनल के माध्यम से घर घर पहुंच के ये बोला कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन जब मैंने मास्टर किया तो पता चला कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है ही नहीं। सो योग लाइव देख करके भी सीख सकते डेफिनेटली सीख सकते हैं, डिपेंड करता है सिखाने वाला कहता है। एक ऐसा योग जहाँ एक सामान्य व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन सकता है और समाधि तक जा सकता है। अगर फैट लॉस करना, इंच लॉस करना, सूर्य नमस्कार, रामबाण है। तो योग में बहुत सारे आयाम है। प्राणायाम वो बहुत श्रेष्ठ माना, कहते हैं कि सिर्फ स्वर योग भी की लाइफ बदल सकता है आप। जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होती है वहाँ योगिक साइंस की शुरुआत होती है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी अपने चित्त की वृत्तियों को अगर रोकना है, कम करना है, तो उसका एक सल्यूशन है योग। योग के माध्यम से इन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी को आसान बनाया है, चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, अपने साथ कई सैकड़ों की जिंदगियों को बदला है। ऐसे लोग जिनकी उम्मीद छूट गई थी, जो बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, वैसे लोग आज खुशहाल जिंदगियां जी रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड जिंदगियां जी रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में एक ऐसा योगी आया जिसने योग के माध्यम से उनको सही तरीके से जीना सिखाया। तो विथ यू आई एम वेलकमिंग मिस्टर मनमोहन योगी। थैंक यू सो मच कि आपने इस समय को निकाला और ये समय आप हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं टू गिव सो मच अबाउट योग। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आने के लिए। मेरा सबसे पहला बहुत आसान सा भी सवाल है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। आज जब मैं योग की बात करती हूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें सुनी हैं, हठ योग, स्वर योग, बियर योग और भी न जाने कितने तरीके के योग। कई बार लगता है एक ब्रांडिंग है, कई बार लगता है ये एक अलग आयाम है। तो एक्चुअली योग क्या है और कौन सा किया जाए? मैं जिस योग को जानता हूँ वो योग हम हर सेकंड कर रहे हैं, और उस योग के दम पे चाहे वो विराट कोहली हो, धोनी हो, या दुनिया का कोई भी लाइक इलोन मस्क, कोई भी हो, वो हर एक इंसान उसको कर रहा है, इसलिए वो उस मुकाम पे है। जिस योग को मैं जानता हूँ वह है अथा योगानुशासनम। अनुशासन मतलब योग, डिसिप्लिन। जिसकी लाइफ में है वो सक्सेस है, वो उस मुकाम पे है जहाँ जाना लोगों का सपना होता है। मैं जिस योग को जानता हूँ, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों पे पूरी तरह से कंट्रोल करना मतलब योग। चित्त मतलब मन। मन हमारा यही है कि लाइक आज पिज़्ज़ा खाने का मन है, आज बर्गर खाने का मन है, आज योगा करने का मन नहीं है, आज बाहर घूमने जाने का मन है। उस मन ने जो दशा खराब की है लोगों की, और अगर उस मन पे ही नियंत्रण आ जाए मतलब योग। जिस योग को मैं जानता हूँ वो है तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम, जो कि योग का एक छोटा सा पार्ट है। अष्टांग योग को मैं जानता हूँ। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। लाइक क्या होता है कि कुछ फूल या आप कहो कुछ मोतियाँ बिखरी पड़ी थी, महर्षि पतंजलि ने उनको एक सूत्र में पिरो दिया। जिस योग को मैं जानता हूँ अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक ऐसा योग जहाँ एक सामान्य व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन सकता है और समाधि तक जा सकता है, वो योग। हाँ, मैंने बहुत, जो आपने नाम बोला बियर योग, ठीक है, मैंने एक देखा था स्विमिंग पूल योग, ठीक है, पावर योग वगैरह वगैरह। मैं ऐसे किसी योग को ना जानता हूँ, ना मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। बस वो योग जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, मैं कहूँगा नेचर है, अगर उसको मैं जानता हूँ, उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, खुद की लाइफ चेंज करता हूँ, उसी को मैं दूसरों को कॉपी पेस्ट करता हूँ, दूसरों की लाइफ चेंज करता हूँ, तो मैं उस योग को जानता हूँ। मैं बियर योग को नहीं जानता हूँ। जी। सो योग में होते आयाम, प्राणायाम और न जाने कितनी चीज़ें। मैं तो बाहर की तरफ से एक दृष्टि कर रही हूँ योग पे, आपने इसको जिया है। तो पहले तो एक शुद्ध देसी योग जो कि
बना हुआ है, इतने सालों से लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ काम आ सकता है। अब मेरी दृष्टि से योग ये है, योग यानी दो चीज़ का मिलना। हो सकता है शरीर और मन है, हो सकता है हम और ईश्वर है, हो सकता है हम और प्राण है। तो ये कौन सा योग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाने की कोशिश कर रहे हैं जब हम योग कर रहे हैं। एक्चुअली जो भी आपने बोला ना 101% सच है और वही योग है। लाइक योग का मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन, जो मैंने मेरे गुरुकुल में मेरे गुरुओं से सीखा। लेकिन जिस योग को थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की है, तो आत्मा परमात्मा का मिलन एक लास्ट स्टेज है। जैसे इंग्लिश में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, उससे पहले का स्टेज है पॉइंट बनाना और ए लिखना हाथ पकड़वा करके बच्चे का, जो हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन हम ए बनाना सीखे नहीं है, अभी इंग्लिश में PhD की बात कर रहे हैं। वो जो आत्मा परमात्मा का मिलन है ना, वो सबसे टॉप लेवल की बात है। मैं जिस योग को जानता हूँ, मैं जानता हूँ लाइक हमारा मिलना हमारे शरीर से, हमारा जुड़ना हमारे परिवार से, हमारा जुड़ना हमारे ऑफिस से, हमारा जुड़ना हमारे ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय से, उस लेवल का काम मैनेजमेंट करना कि कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आ रही है तो लग रहा है यार स्ट्रेस एंजाइटी नहीं है, क्योंकि मैं हर एक सेकंड योग कर रहा हूँ। योग मतलब जुड़ाव। इसको और सरल भाषा में आप समझोगे तो जिस लाइक आप समझिए कि आपके ऑफिस से कंप्लेन आ रही है कि मैम पिछले 3 दिन से पता चल रहा है आप काम अच्छे से नहीं कर रहे। रीज़न क्योंकि आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ऑफिस में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो। घर जा रहे हो तो ऑफिस से कॉल आ रही है, ऑफिस में हो तो घर की चिंता हो रही है। हाँ जी। ये जो डिसबैलेंस है ना, इसको बैलेंस करना मतलब योग, जिसको मैं कहता हूँ सामान्य भाषा में जो मैंने पढ़ा है समत्वम योग उच्चते, सम करना, बैलेंस करना मतलब योग। और ये बहुत ईजी है। मतलब कोई कहेगा कि अगर आज मेरा पहला दिन है तो मैं योग की शुरुआत कैसे करूं। अगर आप अथ योग अनुशासनम, अनुशासन मतलब योग समझ गए ना। अनुशासन ये है कि गर्मी हो, बरसात हो, कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, अर्थक्वेक आ जाए, मेरा एक टाइम सेट है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको टालूँ नहीं। मतलब हम कैसे करते हैं ना खुद को ट्रीट कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो समय ही होता है, समय है, पूरा टाइम होता है। मैं प्राणायाम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बोरिंग लगता है। लेकिन जब हम खुद के साइन करवा के बोलते हैं कि हमारे हाथ का उस वाले हिस्से को आप काट सकते हो, ये हमने साइन करके आपको दे दिया है, तब तो आप करवा लेते हो आराम से। मतलब या तो समझदारी में योग कर लो या फिर मजबूरी में, आपको पता है कि क्या होगा इन फ्यूचर। तो अगर बेसिक फॉर्मेट में समझो तो योग मतलब जुड़ाव, हमारा हमसे, हमारा हमारे परिवार से, हमारा ऑफिस से, बच्चों का स्कूल से, और हमारा बच्चों के ट्यूशन और स्कूल दोनों से, ताकि कंप्लेन कहीं से ना आए और मैं हक से बोल सकूं कि मैं हर एक सेकंड योग करता हूं, यानी कि मैं जुड़ा रहता हूं, वो जुड़ाव। इसमें मुझे एक चीज़ समझ में आ रही कि हमारा हमारे शरीर से, हमारा परमात्मा से, बट योग हमें हमारे ऑफिस से, बच्चों से कैसे बेटर करा सकता है? कैसे करा सकता है कि अगर आप मानो, एक सिंपल से वे में बोलता हूँ कि हम दोनों सेम ऑफिस में हैं और मैं सुबह से एक्साइटेड हूँ कि यार तेरे को पता है आज ना मेरी बगल में पार्टी है, शादी है, और मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ऑफिस में पूरा दिन यही बोल रहा हूँ, जिस कारण से मैंने ऑफिस में बहुत अच्छे से काम नहीं किया, मैं जानता हूँ। अब मैं शादी में चला गया हूँ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सुन, कल ऑफिस में वर्कलोड बहुत है ना, फटाफट खाएंगे निकलेंगे। मतलब मैं कहीं का नहीं हूँ। योग मतलब आप जहाँ के हो वहाँ के होके रह जाओ पूरी तरह से, दैट मीन्स योग, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो मेडिटेशन। कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन के लिए आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा, आंख बंद करके सीधे बैठना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मेडिटेशन का हिंदी मीनिंग क्या है? ध्यान। ध्यान। ध्यान कहाँ? जब ऑफिस में हूँ तो 100% ऑफिस में, जब शादी में हूँ तो 100% शादी में। मैं डांस कर रहा हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ, लोग भी कह रहे हैं यार तू इतना सीनियर है, यहाँ तो तू बच्चों की तरह है। हाँ भाई, क्योंकि मैं जी रहा हूँ खुल के। और जिस माइक्रो सेकंड आप इस तरीके से जीने लगोगे तो आपका हर एक सेकंड योग सिद्ध होगा। एंड डेफिनेटली एक मेरा संकल्प है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। तो उस पर खरे उतरोगे आप, एटलीस्ट तड़प के बीमारी से मरोगे नहीं। तो क्यों ना हम उन लोगों के बारे में 1 मिनट सोचे जो एक्चुअली हर रोज इसी सर्कल में घूमते जा रहे हैं कि ऑफिस में काम इतना है, थके आ रहे, घर आए, घर के आने के बाद तो योग करना टाइम नहीं है, टायर्ड हो गए हैं, टायर्ड हो गए। दूसरी सुबह उठ के मे बी अगर विमेन है तो टिफिन्स बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, फिर ऑफिस जो आना है। और अगर बंदा भी है तो शायद जल्दी उठ के कुछ और काम कर रहा है और फिर वो प्रिपेयर करके ऑफिस लेके जा रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ है जो 1-1 मिनट के लिए, 5-5 मिनट के लिए ऑफिस के बीच में, ट्रैवल के समय वो कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं योग का? देखिए, मैं ना बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ। पहली चीज़, जितने लोग भी ये कहते हैं ना टाइम नहीं है, तो उसके लिए कुछ बता दो।
तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, टाइम किसके लिए नहीं है? अपने लिए। जिस चीज़ पे आप खप करके, मेहनत करके, प्रूफ करके अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो क्योंकि बच्चे की शादी करने वाले हो, क्या गारंटी है जब आप बूढ़े होगे तो वो आपको संभालेगा? एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। प्लस मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सेम डायलॉग मारते हैं कि योगी जो आप बोल रहे हो ना भाई साहब, वो सही बोल रहे हो, लेकिन ना टाइम नहीं है। और ऐसे ही पता चलता है कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। भाई वो इंसान सुबह उठता भी है, वो वॉक पे भी जाता है, वो ऑफिस से रिज़ाइन भी देता है, वो अपने ऊपर पूरा ध्यान भी देता है, वो करेले का जूस भी पीता है, वो काढ़ा भी पीता है। ये कैसे हो गया? दैट मीन्स कि आप वेट कर रहे थे कि जब ये टाइम आएगा तभी हम शुरू करेंगे। तो पहली चीज़ ये कि ये सब बातें ही हैं कि मेरे पास में समय नहीं है। समय तो होगा जिस समय हम वेंटिलेटर पे पड़े होंगे और घर वाले बाहर हमारा वेट कर रहे होंगे, या तो डॉक्टर हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, बस उसी का वेट कर रहे हैं। लास्ट माइक्रो सेकंड भी जब लड़ना मुझे है तो समय किसके लिए है? पहला बड़ा क्वेश्चन मार्क, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ और मेरे स्टूडेंट बहुत इंस्पायर होते हैं कि हाँ सर अब अपने ऊपर काम करना है। मीन्स आप पैसा कमा रहे हो किसके लिए? फैमिली के लिए जी। आप बड़ा घर खरीद रहे हो किसके लिए? फैमिली के लिए। आप सब कुछ कर रहे हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली या समाज के लिए। लेकिन ये 1 घंटा जो मैं बोल रहा हूँ योग करने के लिए, ये किसके साथ बांटने वाले हो आप? क्योंकि आपका पर्सनल है। तो जो भी आप कमाओगे, हमारे बड़े पूर्वज बोल गए पहला सुख निरोगी काया, उसके लिए भी समय नहीं है तो क्या बचाया? सिंपल। फिर भी अगर कोई ऐसा है कि सर आपकी सारी बातें एग्री करते हैं, हर एक इंसान को ज़रूरी है कि वो स्वस्थ रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे, बट समय नहीं है, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और बहुत कम टाइम पीरियड में कुछ अच्छा करना चाहता है, एटलीस्ट इतना कि मैं नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकूं, शाम में आऊँ तो टायर्ड ना हो, एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, इरिटेट ना हो, थकान ना हो। हाँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है सुबह उठो। सुबह आप 15 मिनट पहले उठो, जो भी आप जितने बजे भी आप उठते हो उससे 15 मिनट पहले उठो। दैट मीन्स कि 15 मिनट आप पे एक्स्ट्रा मिल गया जी। उस 15 मिनट के दौरान आपको सबसे पहला ना मोबाइल चलाना ही नहीं है। ज़्यादातर लोग सुबह उठ के सबसे पहले स्टेटस ही चेक करते हैं, वो करना ही नहीं है। तो 15 मिनट में क्या करना है, आपको शुरू के 3 मिनट में भस्त्रिका प्राणायाम करना है। कोई भी एक भजन आपने लगाया, लाइक मैं चलाता हूँ जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा, ये मेरा चलता है, मेरी क्लास में ये चलता है। तो 3 मिनट आप भस्त्रिका कर सकते हो। उसका तरीका अगर आप कहते हैं तो मैं बता भी देता हूँ, तो दर्शकों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। भस्त्रिका क्या ना कि आप ऐसे मुद्रा बना के घुटनों पे रख सकते हो और लंबा गहरा सांस लेना लाइक दिस, और लंबा ही बाहर। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मेडिकली आप फिट फाट हैं, तो आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में कर सकते हो कि आपको पहले पंच बनाना होगा और सांस भर के हाथ ऊपर, सांस छोड़ करके नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के, यही लगातार चलेगा। अब जैसे क्या ना, आप और मैं अभी इस ड्रेस में कंफर्ट नहीं है, नहीं तो होना क्या चाहिए, बहुत कंफर्ट, आप ऊपर जाओ, लाइक ऐसा नहीं होगा, ये सीधा होगा और सीधा ही आएगा। कई लोगों को मैंने देखा है पार्क में करते हुए, ले तो सही जाते हैं और झटके से नीचे लाते हैं, ये जो है उनको नुकसान करेगा। तो ये स्लो मोशन, हाँ, बहुत कंफर्ट रहना है। कई लोग कहते हैं योग का साइड इफेक्ट नहीं है, मैं कहता हूँ आप मुंह से पानी पीने की जगह नाक से पी के दिखाओ, सर में चढ़ जाएगा तो अपने आप साइड इफेक्ट हो जाएगा। हाँ जी। तो आपको समझना पड़ेगा, सही चलने से साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा पुल्टा करोगे तो साइड इफेक्ट तो हर चीज़ का है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो अगर आप एक्सेल में झटका मार रहे हो तो ये इन फ्यूचर नुकसान करेगा। तो बहुत सिंपल, क्या, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन 3 मिनट। कोई भी एक भजन लगाओ, 3 मिनट लगातार करो। ये काम अगर आप करते हो 7 दिन आप करो, 8वें दिन आपके कलीग, आपके ऑफिस के वो लोग जिन लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो आपको ये कहते रहेंगे कि यार आज ना बहुत थका हुआ हूँ, सोच कि बस मन नहीं है कुछ करने का, थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ लग रहा है और घर परिवार में सब अच्छा नहीं है और आज तो बॉस ने भी बोल दिया तो मैं तो जा रहा हूँ घर। तब भी आपको ये लग रहा होगा यार अब भी क्या, अभी तो मतलब जैसा लग रहा है एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ऑफिस शुरू ही हुआ है, तुम लोग सब थके हुए, इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा 7 दिन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के भस्त्रिका से। सीरियसली। और किसी को लगता है सर ये तो नहीं हो सकता, सर आपको कोई भी एनर्जी बूस्टर लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं है जिससे आपको बूस्ट अप लगे और इन फ्यूचर आपको नुकसान करे। आप भस्त्रिका प्राणायाम करो और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक एक ना, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, गुरुजी सुनाते थे, एक कल्प वृक्ष है, एक वृक्ष है, उसके नीचे जाए कल्पना मात्र से पूरा हो जाता है विष, ऐसा बोलते थे। आई डोंट नो वो दुनिया के किस कोने में है भी या नहीं, या सिर्फ कल्पना है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम वही काम करता है। अगर आपको नी पेन है, अगर आपको बैक पेन है, अगर आपको सर्वाइकल है और आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो भस्त्रिका से एनर्जी बूस्ट होगी और उस हिस्से पे लगेगी जो बहुत वीक है। तो आप देखोगे कि 7 दिन में कहीं ना कहीं नी पेन, बैक पेन में भी आराम आ रहा है।
स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ऑफिस में जो छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट होते थे वो नहीं हो रहे। फोकस आपका ऑफिस में बहुत अच्छा हो गया सिर्फ 3 मिनट के भस्त्रिका प्राणायाम से, सिर्फ 7 दिन करने से। तो ये पहला काम आप कर सकते हैं। और मेरे को लगता है 3 मिनट तो सबके पास है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप ऑफिस जा रहे हो तो मेट्रो में बैठ के कर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी में बैठ के अनुलोम विलोम कर रहे हो, नहीं। अनुशासन तो जरूरी है, योग की पहली डेफिनेशन ही वही है। तो आप एटलीस्ट 15 मिनट पहले उठ रहे हो ना, तो आप ब्रश करके सीधे बैठ के 3 बार ओम का उच्चारण किया, 2 बार 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, फिर 3 मिनट अपने भस्त्रिका प्राणायाम किया। ये एटलीस्ट करो। और अगर ये डेली बेसिस पे कर रहे हो तो आपको 7 दिन में चेंजेस दिख जाएंगे। ये आप हर चीज़ के साथ में देख रहे हो, आप या कोई मंत्र जोड़ रहे हैं या तो कोई साउंड जोड़ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? देखिए ओम जो है ना, मैं एक तो बताऊं कि हम लोग यस सनातनी हैं, सनातन धर्म से हैं, उसका प्राउड मेरे को बहुत होता है कि योग हमारी धरोहर है जो हमारी संस्कृति ने इस दुनिया को दी है, जिस कारण से हर एक बीमारी को रिवर्स किया जा पा रहा है और लोग स्वस्थ हो पा रहे हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए प्राउड है ही। लेकिन अगर मैं इसको साइंटिफिक वे में भी बोलूँ तो नासा की रिसर्च में अभी निकला है कि ओम जो है ये यूनिवर्सल साउंड है। दुनिया के किसी एंड पॉइंट पे एक साउंड क्रिएट हो रहा है, वो साउंड ओम का उच्चारण है। तो अगर हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, सेल्स एक्टिवेट हो रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। जिसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, जो जीने की इच्छा खो चुका है, अगर सिर्फ वो भी ओम का उच्चारण कर रहा है, या फिर कोई कैंसर ऐसे पॉइंट पे जा करके है कि अब कीमो वगैरह चल रहा है लेकिन मेंटली वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो गया, वो हार गया है, वो भी अगर ओम का उच्चारण कर रहा है तो फ़ायदा उसको भी हो रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक पर्टिकुलर धर्म से हैं, बल्कि इसलिए कि साइंटिफिकली भी इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। जिसको कुछ नहीं आता ओम करना सीख ले। वो ओम का उच्चारण अगर सही तरीके से वो कर रहा है तो हर एक सेकंड, हर एक माइक्रो सेकंड उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। सही उच्चारण क्या है? बेसिकली 2 तरीके से मैंने जो देखा सुना सीखा है और जो मैंने कराया है। एक है ओम में अ ओ म 3 उच्चारण आते हैं, जिसमें अ का उच्चारण जो होता है अगर लंबा होता है तो फिजिकली स्ट्रेंथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लाइक अगर इस तरीके से करते हो तो ये फिजिकली स्ट्रेंथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको मेंटली काम करना है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, या माइंड थोड़ा हैवी रहता है, हर बात पे लाइक इरिटेट आप हो जाते हो, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपको म का साउंड पे ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे साउंड से ही ऐसा लग रहा है जैसे मन शांत हो गया है। डेफिनेटली। और ये चमत्कार है योग का। 1 सेकंड के अंदर इस रूम का ऑरा चेंज हो गया। हाँ। पीस मिल गया। जिसके लिए लोग हिमालय जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए लोग घर परिवार छोड़ रहे हैं, एक ओम मात्र से इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि हर एक माइक्रो सेकंड आपको चेंज दिखेगा। इवन आप कह पाओगे कि सर मेरी लाइफ ना, मतलब एक माइक्रो सेकंड भी मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पाता था। फैमिली में कुछ भी बुरा होता था ना तो सबसे पहले मैं ही टूटता था, लोगों को मुझे संभालना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने ओम का उच्चारण शुरू किया है, पिछले 15 दिन से मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है। पॉजिटिविटी आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है, हार्मोन्स बैलेंस हो गए हैं, सेल्स एक्टिवेट हो गया है, और इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि मैं दूसरों को हेल्प कर पाता हूँ। इवन फेस पे ग्लो आ गया कि दूसरे लोग मेरे को देख के इंस्पायर हो रहे हैं। जी। इतने फास्ट काम करते हैं। लेकिन ओम का उच्चारण इस तरीके से करना पड़ेगा। एक ओम बोला, 2-4 सेकंड गैप लिया, फिर लंबा गहरा सांस लिया, फिर ओम का उच्चारण किया कम से कम 3 बार, फिर आप 11 बार 21 बार जितना आप कर सकते हो उतना अच्छा है। तो ये आपको मैं कहूँ तो आपको मेंटली भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो केमिकल रिलीज हो रहा है इसके बाद में, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मेडिकल साइंस कभी काउंट कर ही नहीं सकता। जहाँ मेडिकल साइंस हार जाता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्राउड होता है मुझे, जहाँ मेडिकल साइंस हार जाता है वहाँ योगिक साइंस की शुरुआत है। जी। और अगर ओम या गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ना हो, अगर अनुलोम विलोम ना हो, सूर्य नमस्कार ना हो, योग में 84 लाख आसनों का जिक्र होता है, अगर ये सब ना हो तो फिर योग की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन योग जिस लेवल पे है उस लेवल पे जाने में आई डोंट नो कि इस यूनिवर्स को कितना टाइम लगने वाला है। सवाल इतने सारे आ चुके मेरे मन में, मुझे लग रहा है कि टूट पड़ूं, बट मेरे योग के कुछ सवाल साइड पे रख के मंत्रों के ऊपर पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा ओम, दूसरा आपने कहा गायत्री मंत्र, और तीसरा आपने कहा महामृत्युंजय। सो गायत्री और महामृत्युंजय मंत्रों का योग के हिसाब से या शारीरिक, तो इन मंत्रों का फिजिकल मेंटल हेल्थ और योग के साथ मिलकर
क्या लेकर आते हैं वो हमारे लिए? देखो पता है क्या है, मैं ना बहुत, आप पता चल गया होगा कि मैं कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वर्ड्स यूज़ ना करूँ, बहुत जी। सिंपल सिंपल बोलूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या आपको चाय बनानी आती है? तो आपका जवाब आएगा हाँ सर आती है। हाँ मैं कहूँगा मैम अच्छी चाय बनाओगे? हाँ तो हाँ हाँ सर मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, लोग तारीफ़ करते हैं। अच्छा मैम क्या क्या डालते हो उसमें और क्या प्रोसीजर है? तो आप मेरे को बोलोगे कि पहले पानी को गर्म करते हैं, फिर जब गर्म हो जाता है उबल जाता है तो फिर उसमें चीनी, चाय पत्ती, दूध, फिर उसको भी उबालते हैं, फिर अदरक वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैम सब कुछ करना है आपको, बस गैस चालू नहीं करना, क्या चाय बना दोगे? लेकिन ये है कि मैम गैस चालू भी अलाउ कर दिया मैंने, लेकिन उसमें चीनी और चाय पत्ती नहीं डालना, आप बना दोगे? मैम सब कुछ डालो बट अदरक मत डालो, क्या आप स्वादिष्ट चाय बना दोगे? छूट जाएगा कुछ। तो योग में आसन का, प्राणायाम का, मंत्रों का, सबका अपना वैल्यू है। और अच्छा। अगर इस वैल्यू को हम समझ पा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि ये मिल करके एक इंसान का नया जन्म देता है। और मेरे गुरुजी कहते हैं पहला जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से। अगर आप करने पे क्या आओगे बात तो है। पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब एक इंसान को वापस से जन्म देने का इतना स्ट्रेंथ, इतना पोटेंशियल, इतना पावर अगर योग में है तो सिर्फ आसन में नहीं है, सिर्फ प्राणायाम में नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन में नहीं है, सबका सेम अपना अपना रोल है। कुछ भी मिसिंग होगा तो कुछ ऐसा छूटेगा जो शायद नहीं छूटना चाहिए था। लेकिन अगर आप समझोगे तो ओम के उच्चारण के बेनिफिट्स मैंने बताए, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, सेल्स एक्टिवेट करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जो मंत्र है ना, सबकी अपनी वैल्यू है। जैसे अगर मैं गायत्री मंत्र पूछता हूँ कि गायत्री मंत्र आता है, तो सामने वाला बोलता है हाँ आता है। मैं कहता हूँ उसका मतलब पता है? नहीं, मतलब तो नहीं पता भाई। अगर मतलब समझ करके हम बोलते हैं तो उसके बेनिफिट्स मल्टीप्लाई होते हैं, जी। क्योंकि हमें पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ह्यूमन नेचर है। अगर हमें पता चल जाए ना कि नोटबंदी की लाइन में लगना है तो इंसान मर जा रहा है, और वही जियो की लाइन में लग करके आराम से सिम ले ले रहा है। तो हमें पता चलना चाहिए कि हमें करना क्यों है। तो ये जो गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ है तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे चला। मतलब हर एक सेकंड हम प्रार्थना कर रहे हैं उस नेचर से कि प्रभु सब कुछ आपका दिया हुआ है, बस इसको थोड़ा सेट रखना ताकि मैं अच्छा डायरेक्शन में अच्छी तरीके से काम कर सकूं, पशु पक्षियों की, इंसान की सेवा करते हुए इस दुनिया से आराम से जा सकूं। यह हमारा समर्पण भाव है जो हमें सिखाता है। अब ऐसे ही एक मंत्र है, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा यह विषा विधेम, कि तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सुयस विद्या जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आके भव सागर तर जाते हैं, तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मतलब ओवरऑल इन शॉर्ट हम बस यही बोल रहे होते हैं कि मेरा नाखून, मेरा ब्लड फ्लो, मेरे बाल, मेरी हार्ट बीट, सब कुछ तो आप ही चला रहे हो। अगर लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया तो क्रेडिट गोज टू मनमोहन योगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो आप ही चला रहे हो, तो सब कुछ आपका। मेरी लाइफ में अगर मैंने कुछ भी बड़ा अचीव किया तो सब कुछ उस नेचर का जिसकी वजह से ये सब हुआ, और अगर कुछ भी बुरा हुआ तो सब कुछ मेरा, क्योंकि 99.99% चीज़ जब उसने संभाली हुई थी। अगर आपको जिम्मेदारी देते ब्लड फ्लो करने की बॉडी में, आप कर पाते? अगर आपको कहते कि हर 2-4 सेकंड पे आपको पल के झपकानी है तो क्या आप कर पाते? क्या बोलते कि रात को सोते हुए सांस आपकी चलती रहनी चाहिए, बंद हो गई तो आप मर जाओगे, क्या आप कर पाते? जी नहीं। फिर भी इंसान यही कहता है मेरे पास समय नहीं है। सोचो अगर इतना सारा काम दिया होता नेचर ने कि आप खुद से ऑपरेट करो, ऑटोमेटिक मोड पे नहीं चलेगा, तब हम क्या करते? तो इन शॉर्ट ओवरऑल हर एक मंत्र का एक बेस यही है कि जब सब कुछ आपका है ना दिया हुआ, तो सब कुछ आपको समर्पित। जो संस्कृत में ना जब हम आहुति डालते हैं तो एक वर्ड आता है इदन न मम, कि वो सब कुछ आपका है, ये सब कुछ दिया हुआ आपका है। इवन मेरे पास आईफोन ही क्यों ना हो, आपका है, आपने दे रखा है, तब तक मैं यूज़ कर रहा हूँ। जिस दिन आप ये समझोगे मैं इस लायक नहीं हूँ, आप ले लोगे ना, तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि आप ही ने दिया था। इवन मेरे को ये शरीर में ये आत्मा, ये घर परिवार भी आप ही ने दिया है। अगर ये माइंडसेट हो ना इंसान का तो डिप्रेशन में ना जाए। आप सोचो ना किस चीज़ की टेंशन है, मेरे बच्चे अगर मेरे को नहीं पालेंगे तो, है ना, अगर मेरे ऑफिस वाले मुझे निकाल देंगे तो। अगर मैंने ये सोच लिया कि सब कुछ प्रभु आपका है, मैं तो ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आप संभाल लेना, फिर स्ट्रेस किस बात का? तो ये कॉन्सेप्ट है जो हर एक मंत्र के आजू बाजू घूमता है। और मंत्र उच्चारण को अगर इस तरीके से कोई समझ जाए और उसके बाद बैठ करके करे कि तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, इस प्रार्थना भाव से योग करे, तो डेफिनेटली उसको पता है कि जब मैंने उसको समर्पित कर ही दिया था वो तो संभाल ही लेगा ना।
और इस वजह से मेरे सेंटर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जी। क्योंकि मैं इस डीप में जाके कनेक्ट करवाता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि उसने रट लिया और बोल लिया, नहीं, मैंने कहा अर्थ समझो, अर्थ के विश्वास पे उससे कनेक्शन बनाओ। तो महामृत्युंजय में तो वो पावर है कि जो मरते हुए को जान जिंदा दे कर सकता सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और जी। ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज हैं जैसे? जिसमें डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं हो सकता जी, और पता चल रहा है कि एक तरफ मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, वो भी महामृत्युंजय जाप चल रहा है, और इंसान ठीक है, स्वस्थ है, मजबूत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने मानसिक संतुलन खो दिया था, ऐसे भी हैं जिनको पैरालिसिस था, उनके सामने ओम का उच्चारण चला के रखा गया, उनकी बॉडी में वाइब्रेशन आ गई और काफ़ी हद तक वो रिपेयर हो गए, ठीक हो गए। वाह। और ये बहुत डीप नॉलेज है, आई डोंट नो कितने लोग इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन मरते हुए इंसान को जिंदा करने की ताकत है योग में, और ये मैंने साक्षात देखे हैं। मैंने सैकड़ों लोगों को ज़िंदगी दी है योग के दम पे, मैंने खुद को बचाया है योग के दम पे। और मैं तो छोड़ो, करोड़ों अरबों वर्षों से योग चल रहा है, करोड़ों अरबों लोगों की ज़िंदगी बदली है योग से। जहाँ फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ मेडिकल साइंस ख़त्म होती है वहाँ योगिक साइंस की शुरुआत होती है, सच में। और ये बहुत डीप है, जो समझेगा उसके लिए। मैं कुछ चीज़ें और समझना चाहती हूँ। जैसे योग में बहुत सारे आयाम है, प्राणायाम को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, स्वर योग और ये सारे आयामों स्टडी को बहुत बेस्ट माना गया है। कहते हैं कि सिर्फ स्वर योग भी आपकी लाइफ बदल सकता है, आपके रोगों को मिटा सकता है और ऐसी कई चीज़ें कर सकता है सिर्फ सांस से। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैं आपको बताऊँ मोटी भाषा में, आप अगर चेक करोगे ना तो एक नोस्ट्रल आपका ज़्यादा चल रहा होगा, एक थोड़ा सा कम चल रहा होगा जी। और जिसको नहीं पता वो चेक करेगा वीडियो देख करके, तो उसको समझ में आएगा। राइट नोस्ट्रल की अपनी वैल्यू है, लेफ्ट की अपनी है, लेकिन हमेशा दोनों नहीं चलते हैं। जी। राइट हमारा चलता है, ये सूर्य स्वर को कनेक्ट करता है, लेफ्ट वाला जो है वो चंद्र स्वर है। तो सूर्य और चंद्र है, जो कोई भी काम हम ऐसा करते हैं जहाँ फिजिकल हेल्थ की बात है या फिजिकल एक्टिविटी की बात आए, वहाँ पे हमें सूर्य स्वर चाहिए होता है। जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आए या मेंटल कनेक्टिविटी की बात आए, वहाँ चंद्र स्वर की जरूरत होती है। और जहाँ सूर्य चाहिए, अगर किसी का चंद्र है ना, या चंद्र चाहिए और वो सूर्य है, तो ये डिसबैलेंस जो है ना, ये प्रॉब्लम है जी। और इस प्रॉब्लम को अगर हम शॉर्ट आउट कर पाते हैं प्राणायाम के थ्रू, तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई के टाइम पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए माइंड का, दैट मीन्स कि चंद्र स्वर चलना चाहिए। मेडिटेशन के टाइम पे चाहिए माइंड का, तो चंद्र स्वर चलना चाहिए। कई लोगों को क्या होता है, मेडिटेट करते हुए ना या पूजा पाठ में बैठे हुए पंडित जी को यूँ करते हैं, टाइम हो गया जल्दी ख़त्म करो निकलना है, क्योंकि सूर्य एक्टिव है ना उसका। तो ये जो डिसबैलेंस है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। और इसको बैलेंस आराम से किया जा सकता है। फिर इसको बीमारियों पे भी ले सकते हो, जो ऐसा है लाइक बाय नेचर बहुत सॉफ्ट है, बट उसको थोड़ा बहुत होना चाहिए अग्रेसिव उसके काम के हिसाब से। तो अगर वो सूर्य स्वर को एक्टिव कर ले तो काफ़ी हद तक उसमें चेंजेस आ जाएंगे। और कोई ऐसा है जिसको माइग्रेन है, कोई ऐसा है जिसको हाई बीपी है, अगर वो चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर ले तो वो उसको बैलेंस कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा, जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, मैं यूजुअली मेरे फ्रेंड्स और बाकी सब कहते हैं कि बहुत सॉफ्ट हो भाई, थोड़ा अग्रेसिव बन जाओ है ना। और मुझे ये डर लगता है कि अगर मैं अपना सूर्य स्वर एक्टिव कर लूँगी, क्या इससे मैं गुस्सैल बन जाऊँगी? नहीं, योग का मैंने बोला ना आपको कि योग बैलेंस करता है। और इसके लिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप देखो, मैंने सूर्य स्वर बोल दिया ना, चंद्र स्वर बोल दिया, तो कई लोग चेक करेंगे, अच्छा अभी कौन सा चल रहा है, अच्छा खाते समय गुरुजी ने क्या बोला था। इसमें कई लोग फिर फंसने लगते हैं। जब मैंने शुरू में सीखना शुरू किया था ना स्वर योग, तो मैं भी ऐसी था, रात में जग करके देख रहा हूँ, अरे ये चलना चाहिए था, ये तो दूसरा चल रहा है, टेंशन हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करोगे ना, तो जब जहाँ जो चलना चाहिए वही चलेगा, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो डिसबैलेंस को बैलेंस करेगा। और अनुलोम विलोम में चंद्र भी काम करता है, सूर्य भी काम करता है। जब पढ़ाई करते हो तो चंद्र चलेगा, जब लड़ाई करते हो तो हक से सूर्य चलेगा, वो सब कुछ बैलेंस करके रखेगा, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी लाइट, ये सेट है ना, चल रही है ना, वायरिंग में है, सब कुछ है, कनेक्शन है, बटन तो दबाना था, चल गया, क्योंकि ये एक्यूरेट है। ऐसे ही अगर हमने अनुलोम विलोम किया तो जब राइट चलना चाहिए तो राइट चलेगा, जब लेफ्ट चलना चाहिए तब लेफ्ट चलेगा, जब बैलेंस रहना चाहिए तो बैलेंस रहेगा, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेशन पे आ जाएगा अगर आप अनुलोम विलोम को ठीक से करते हो तो। मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो साइकिक्स हैं, रीडिंग करते हैं, डीप में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्या उनके लिए कौन सा प्राणायाम है जो उनके प्रज्ञा चक्षु, जो उनकी थर्ड आई को बहुत पावरफुल बना सकते हैं, जिसमें
इतना इन्वेस्टमेंट टाइम का नहीं, जैसे प्राणायाम में टाइम का इन्वेस्टमेंट इतना लगता ही नहीं, ये मेरा मानना है। तो ये भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि क्या प्राणायाम करने में बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा ऐसा कौन सा होता है जो हमारी थर्ड आई, हमारी क्लैरिटी और मन को एकदम एकाग्र बना दे। देखो, प्राणायाम की जो टाइमिंग है वो है कम से कम 5 मिनट और बढ़ा करके आधा घंटा। आप कितना उस पर मेहनत कर सकते हो, कितना अपने आप को साध सकते हो, कितना उसके डीप में जा सकते हो, उस पर डिपेंड करता है रिजल्ट। अच्छा। नॉट पॉसिबल कि आज मेरा डे 1 है और मैं आधे घंटे कर रहा हूँ। बैठने में भी तो मेहनत चाहिए ना, उस सुखासन में बैठने में भी मेहनत चाहिए, क्योंकि कभी बैठे नहीं हो, आदत नहीं है, 2 मिनट बाद पैर सो जाएगा। तो प्रैक्टिस का पार्ट है, आप जितना अच्छा कर सकते हो बेस्ट है। दूसरा, आपने ये कहा कि ऐसा क्या करें कि थर्ड आइज, तो मैं आपको बताता हूँ, या फिर आप इसको बहुत सिंपल वे में बोलो तो ऐसा क्या करें कि जिन लोगों का माइंड पूरी तरह से इन्वॉल्व है उनको ऐसा कौन सा प्राणायाम कराएं कि माइंड और एक्टिव भी हो जाए और रिलैक्स भी फील करें, और आज्ञा चक्र मजबूत बन हाँ, जाए। आज्ञा चक्र मजबूत हो। तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है जी। भ्रामरी प्राणायाम को आप मोटा मोटा समझोगे तो भ्रामरी मतलब होता है भंवरे की तरह गुंजन। तो एक साउंड निकालना होता है जो भंवरे की तरह होता है। उसकी पोजीशन क्या होती है, 3 उंगलियों को आंख पे रखते हैं, एक को फोरहेड पे रखते हैं, अंगूठे से कान को बंद करते हैं। ये आपका पोजीशन बनता है, दबाना नहीं है, आराम से रखना है। ये आपका बाहर का पोजीशन हो गया। और अंदर क्या होता है कि आपको टिथ को, अपने दांत को आपको ऐसे करना, लाइक दिस, और अंदर जीभ को तालू में लगाना ऊपर की तरफ। ये अपने मुंह के अंदर का पोजीशन हो गया। इतना डीप लोग सुनते समझते हैं नहीं, पता है नहीं, तो करते हैं नहीं, करते नहीं है तो मिलेगा नहीं, सिंपल। तो ये आपकी मुद्रा हो गई बाहर से, ये मुद्रा हो गई अंदर से, जीभ को ऊपर लगाना होगा। उसके बाद को भ्रामरी करके दिखाता हूँ कि करना कैसे, और बहुत ईजी है, हर कोई कर भी सकता है। तो करना क्या, 3 उंगलियां आंखों पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद करना है, सीधे बैठना है, लंबा गहरा सांस लेना है। एक बार की साउंड से एकदम रिलैक्सिंग फील हो रहा है। हाँ, ये पावर है योग की। इसको कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी आपकी इच्छा है। आप कितना भी स्ट्रेसफुल आप काम कर रहे हो, कितना भी आपको मेडिटेशन के डीप में जाना है, आज्ञा चक्र पे आपको काम करना है, आप भ्रामरी प्राणायाम करो। इवन जो आज्ञा चक्र जानते हैं, जो भ्रामरी प्राणायाम जानते हैं, जो इस प्रैक्टिस को करते हैं, उन लोगों को ये अच्छे से पता है कि इतना सब कुछ भरा पड़ा है इस दिमाग में, उसके बाद भी स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेंटेन और मैनेज हो रहा है। ये पावर है। अगर मैं भ्रामरी प्राणायाम की बात करूँ जी, तो भ्रामरी काम करता है बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें एक और सवाल में मैं फंसती हूँ कई बार, भ्रामरी जब कर रहे तो आवाज़ कहाँ से होनी चाहिए? गले से होनी चाहिए, नाक के पीछे से होनी चाहिए, किस तरफ फेंकनी चाहिए? क्या इसमें भी कोई साइंस है? बेसिकली क्या है कि भ्रामरी के तरीके बहुत सारे हैं। कोई इस तरीके से करता है, ठीक है, कोई इस तरीके से करता है। मैंने जो भ्रामरी सीखा मैंने आपको करके दिखाया जी। उसमें क्या है कि ओम के उच्चारण को मुंह बंद करके करना है। अब आप डजन मैटर आपका साउंड यहाँ से आता है कि यहाँ से आता है। मैं ओम ही बोल रहा हूँ, ओम, लेकिन मुंह बंद करके बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल इसका जो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन हेल्पफुल है जी। वो वाइब्रेशन, उसके अगर डीप में आप जा रहे हो तो वाइब्रेशन आपके इस वाले हिस्से पे काम करेगा, इस वाले हिस्से पे काम करेगा, इस वाले हिस्से पे काम करेगा। और शरीर का जो हिस्सा जहाँ पे ब्लॉकेज है, जहाँ पे ब्लड क्लॉट है, जहाँ पे आपको थेरेपी के लिए डॉक्टर ने बोला है, उस हिस्से को डायरेक्ट रिपेयर करेगा। और ऐसे मैंने कुछ केसेस देखे हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को। और स्वामी रामदेव जी तो सबसे बड़े एग्जाम्पल है। स्वामी रामदेव जी को आधे हिस्से में पैरालिसिस हुआ था, उन्होंने अपने आप को योग से ठीक किया। वाह। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको बाईपास सर्जरी हुई, हार्ट की बात कर रहा हूँ, हार्ट की सर्जरी हुई और उसके बाद में उन्होंने प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम। तो जो बाईपास था वो ब्लॉक हो गया और जो नेचुरली पहले से चल रहा था वो वापस से चलने लग गया। वाह। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने प्राणायाम के दम पे शरीर की बड़ी हुई हड्डी को बिना ऑपरेशन के घिसा, बिना ऑपरेशन के। अब मेडिकल साइंस इसमें क्लेम करता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मेडिकल साइंस जहाँ ख़त्म है वहाँ योगिक साइंस की शुरुआत है। और इतना डीप है कि मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे पास में स्टूडेंट थी जिनको लीवर सिरोसिस हुआ। डॉक्टर ने बोला 3 महीने में मर जाएगी। मैंने कहा 1 महीने में ठीक हो जाओगे, बस रोना मत। एंड 1 महीने में लिटरली वो जो महिला 35 बार लूज मोशन जाती थी, कभी कभी 1 घंटे में 19 बार लूज मोशन होते थे, वो 1 महीने में बिल्कुल नॉर्मल, लाइक दिन में 2 बार
फ्रेश होती है और हेल्दी लाइफ जी रही है। 3 महीने बोला था जिंदा रहेगी, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। क्या बात है। हाँ, और भी ऐसे लोग हैं मेरे पास में जिनको कभी डॉक्टर ने बोला था IVF आपका सक्सेस नहीं होगा, 2 या 3 बार फेल हो गया। उसके बाद में प्राणायाम किया, टेस्ट कराए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा अभी आप प्रिपेयर हो, अभी आप बेबी प्लान कर सकते हो या अभी आपका IVF किया जा सकता है। ऐसे लोग हैं। एक लड़की मेरे पास में आती थी, पेल्विक एरिया उसका बहुत वीक था, उठने बैठने चलने में दिक्कत थी और एज ज़्यादा 22-23 साल 24 साल की होगी। तो मैंने अपने स्टाफ को बोला भाई ये कौन है, ऐसे क्यों, मतलब सही से बोलो बैठने। तो बोला कि सर इनसे चला उठा बैठा जाता नहीं है, ऐसे ऐसी इनको प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद में उस लड़की को मेरे को अच्छे से याद है, मैंने उनको अवार्ड दिया। अवार्ड देते हुए मैंने कहा कि आप बताइए आपको क्या बेनिफिट हुआ है। लिटरली लड़की ने बोला कि मेरा पेल्विक एरिया इतना वीक था कि चलने उठने बैठने में दिक्कत थी, जंप करना तो आप छोड़ ही दो, लेकिन आज जो सर मेरे को अवार्ड दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं ईजिली 108 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ बिना रुके। अरे वाह। ये उस लेवल की बातें हैं जहाँ नहीं समझ में आता उन लोगों को जिनको या तो योग पे ट्रस्ट नहीं है या फिर योग को कभी उतना डीप समझा नहीं है, या फिर उस योग को जानते हैं कि बड़ी बड़ी बातें हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान, कभी सही से किया ही नहीं है। महाराष्ट्र में हम कहते हैं बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। हाँ, मैं समझ गई आप जो कह रहे हो। ये भी सुना है कि जो लोग रोज सूर्य को नमस्कार करते हैं उनकी बुद्धि, उनकी हेल्थ और वाइटैलिटी हमेशा बरकरार रहती है। एंड आपके एग्जाम्पल से ये समझ पा रही हूँ। थैंक यू वो शेयर करने के लिए। लेकिन इससे बहुत सवाल और भी निकल कर आ रहा है। विमेंस हेल्थ, आजकल का खाना पेस्टिसाइड है, शायद इस वजह से लाइफ इतनी फास्ट है कि स्ट्रेस हो रखा है, PCOS, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज, बालों का झड़ना, स्किन का डल होना, और हर जगह एक मैं उनको ये मानती हूँ कि भाई कितना मल्टीटास्क करोगे, कितनी चीज़ों की जिम्मेदारी लेके घूमोगे, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। तो इन सब में वो सबसे पहले खुद की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है कई तरीकों में। तो योग कहाँ हेल्प कर सकता है? ऐसी कौन सी मुद्राएं हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आज आप उन्हें दे सकते हैं जिससे वो अपने बालों का, अपनी स्किन का, अपने PCOS का, मैं बहुत सारी चीज़ें मांग रही हूँ एक ही सवाल में, लेकिन मैं मांग रही हूँ एक ओवरऑल वुमेन्स हेल्थ को मेंटेन कर पाना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपने सवाल किया ना बहुत जेन्युइन है। एंड लिटरली मैं आपको बताऊँ, मेरे योगा सेंटर में 97-98% महिलाएं ही हैं। वो 2-3% लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने बोला है, पुरुष हैं, और डॉक्टर ने बोला आपको फला बीमारी हो गई इसलिए वो योग कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो जिम कर रहे हैं ना। हाँ। तो महिलाएं योग कर रही है। अच्छा। और मेरे पास में केसेस आते हैं PCOD के, PCOS के, थायराइड के, एंजाइटी के, बालों के टूटना, डलनेस, फेस पे ग्लो नहीं है जी, डार्क सर्कल है, एज 27 साल है, 35 साल की लगती है, वगैरह वगैरह। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देख पाता हूँ, शादी के बाद उनकी लाइफ घूमती है 360 डिग्री पे। जब 9 महीने एक बच्चे को पेट में आपने रखा हुआ है, अब जो आप अभी तक कॉलेज में या स्कूल में अच्छा फील करते थे सिर्फ अपनी बॉडी की वजह से, वो भी अब कहीं ना कहीं ख़राब है, वो भी अब लटका हुआ है। शरीर आपका ऐसा है कि आपको उसको ढकना पड़ रहा है। ऐसे टाइम पे इस लेवल की एंजाइटी, जहाँ आप सबको फेस पे स्माइल रख करके खाना सर्व कर रहे हो बट आपको पता है अंदर से आप खोखले हो, ये इतना डीप है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये मेरे सेंटर में देखा है। मैंने देखा है जिन लोगों ने पूरी लाइफ लगा दी है, फैमिली को आज भी यही लगता है कि ये क्या ही करती है। तो अगर मेरे को आप कहोगे ना 10 किलो का बैग पेट पे बांध के और दौड़ लगाओ, मेरे बस की नहीं है। एक माँ 9 महीने तक उसको प्रोटेक्ट करती है, अपनी सारी चीज़ों से सर्वाइव करती है, उसके बावजूद भी इफ़ बट ना कहते हुए वो शौक से उस बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है, ये जानते हुए भी कि अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, मेरे को अपना पेट को फड़वाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई गया और ये नॉर्मल है, 10 में से 8 लोगों के साथ यही हो रहा है, इक्का दुक्का है जो नॉर्मल डिलीवरी करवा रहा है। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम की बात आती है तो योग उनको कैसे हेल्प करता है, मैं मेरे सेंटर में क्या कराता हूँ, तो मैं कुछ 4-5 आसन आपको बताता हूँ जो उनको हेल्प करेगा। एक है बटरफ्लाई, जो विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया को पता है बटरफ्लाई मतलब क्या। अगर वो तितली आसन करे, बैठ करके दोनों पैरों को पेल्विक एरिया के पास में लेकर के आना, फिंगर को इंटरलॉक करना और फिर पैर को इस तरीके से चलाना, बटरफ्लाई उनको बहुत हेल्प करता है। एक है गौमुख आसन, जो उनको मतलब मैं कहूँगा पुरुष हो या महिला, जननांग पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आप गौमुख आसन करो, आप गरुड़ आसन करो, आप भुजंगासन करो, धनुरासन करो, अर्धमश्चेंद्र आसन करो, तो ये आसन आपको बहुत हेल्प करेंगे फैट को भी काटने के लिए, PCOD को भी ठीक करने के लिए, एंजाइटी को भी ख़त्म करने के लिए, ओवरऑल आपको हेल्थ वापस से लौटाने के लिए, जो 20-22 साल की एज में आपके अंदर थी वो स्ट्रेंथ वापस देने के लिए।
वो अपने शरीर से प्यार करना वापस देने के लिए, क्योंकि सिर्फ वेट लॉस नहीं होता योग से, बॉडी टोन होता है, फेस पे ग्लो आता है, स्किन वापस से जो डल हो गई थी वापस से जनरेट हो जाती है, कुछ ऐसे हार्मोन सेल्स जो लगभग डेड हो गए थे वो वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं ये। प्लस कुछ प्राणायाम मैं उनको सजेस्ट हमेशा करता हूँ। ओम का उच्चारण मैंने करके दिखाया, भ्रामरी प्राणायाम मैंने बताया, एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ज़्यादातर लोगों को पता है लेकिन उसकी सावधानियों पे कोई बात नहीं करता। और मेरी जितनी भी वीडियो अनुलोम विलोम की वायरल हुई है, सबके कमेंट्स में एक ही चीज़ है कि सर जो तरीका आपने बोला है ना, जो समझाया है ना आपने, कई लोग क्या करते हैं हाथ बदल के करते हैं, एक से किया थक गए तो दूसरे हाथ से किया। मैंने कहा हाथ बदलना क्यों है? जब शुगर, बीपी, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस सब कुछ ठीक हो रहा है प्राणायाम से, तो हाथ बदलना क्यों है? नहीं सर थक जाते। अगर तुम डिजर्विंग नहीं हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरा सिंपल सा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। तो अनुलोम विलोम मैं उनको डेडिकेटेड होकर के सीखने के लिए बोलता हूँ। अनुलोम विलोम करना और ये सारे आसन करना तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिनको पीसीओडी था, डॉक्टर ने बोला कि अभी आप प्रेगनेंसी प्लान मत करो, फेस पे जिनके बाल आ गए थे, मतलब मोरल पूरा डाउन हो गया था, बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ है, पीसीओडी नॉर्मल है। पीसीओडी में मैंने 8-8 किलो वेट कम कराया। पीसीओडी और थायराइड में वेट लॉस नहीं होता जल्दी, हाँ जी, बट मैंने बहुत सारे करवाए हैं। तो मैं जो बार बार बोलता हूँ ना कि योग में पावर, योग में पावर, क्योंकि देख लिया ना इन 10 सालों में बहुत कुछ देख लिया मैंने। जी। सो इससे एक रैपिड फायर करना चाहती हूँ हाँ, आपके please। साथ। मैं आपको कुछ कंडीशंस बताना चाहती हूँ, उसके लिए चाहे प्राणायाम, चाहे योग का कोई आयाम या चाहे कोई मुद्रा, जो भी सही है वो आप हमें बताएंगे ताकि दर्शक उसका पूरा पूरा फ़ायदा ले सके। तो सबसे पहले है एंटी एजिंग या एज रिवर्सल के लिए, एक एज पे पहुंच गए, यंग दिखना चाहते हैं, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति बहुत हेल्प करता है। कपालभाति डाइजेशन पे काम करता है, जिससे सप्त धातु मजबूत होते हैं, फेस पे ग्लो आता है, जो स्किन हमारी लगभग लूज हो गई थी, एज के साथ में डल हो गई थी, वापस से उसको रिजनरेट करता है कपालभाति। जी। अगर फैट लॉस करना है, इंच लॉस करना सूर्य है, नमस्कार रामबाण है। मैंने बोला अभी मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई है कि सूर्य नमस्कार दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है जिसमें 417 कैलोरीज बर्न होती है। ऐसे लोगों को वेट लॉस कराया है जिनको डॉक्टर ने बोला था हो ही नहीं सकता, जिनको दुनिया भर की बीमारियां थी, इवन कईयों को तो चेयर पे बिठा के 1 महीने में 8-8 किलो कम कराया। चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार होता है, उस पर भी 8-8 किलो कम। जिनका नी पेन है, बैक पेन है, वेट लॉस हो ही नहीं सकता, आप दौड़ लगवा नहीं सकते, ट्रेडमिल पे करवा नहीं सकते, उनको क्या करोगे? कार्डियो नहीं करा सकते, जंप नहीं करा सकते, वेट लॉस होगा कैसे? तो सूर्य नमस्कार से। अगर आप ज़मीन पे कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चेयर पे कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है सूर्य नमस्कार वेट लॉस के लिए। ओके। और जिनकी सिर्फ पेट निकल आई है, पेट को कम करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं मेरे सेंटर में कराता भी हूँ, वो है उत्तान पादासन। सीधा लेटना, दोनों पैरों को उठाना, 45 डिग्री पे होल्ड करना 10, 15, 20 सेकेंड्स, फिर छोड़ देना, 2-4 सेकेंड रेस्ट करना, फिर से सेम रिपीट करना। और ऐसा कम से कम शुरू में 3 बार, बढ़ा करके 10 बार, और उसके बाद में इसको पल्सेस फॉर्म में करना। लाइक आप सीधे लेट गए हो, दोनों पैर आपने उठाया और नीचे लाए, फिर उठाया फिर नीचे लाए, 90 डिग्री पे ले गए, 30 डिग्री पे लाए, 90 पे ले गए, 30 पे लाए, ऐसा कम से कम 30 बार और बढ़ा करके 300 बार। डाइजेशन भी मजबूत होगा, लोअर स्टमक का फैट भी चला जाएगा। वाह। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मैं करवाता हूँ। और लोगों से जब मैं पूछता हूँ ना कि मैं लाइव आने वाला हूँ रात को 8 बजे संडे, आप बताइएगा रिजल्ट क्या है, तो कोई लिखता है मेरा बेली फैट चला गया, 17 साल से था, सब कुछ करके देख लिया था। कोई लिखता है कि मेरा 7 किलो कम हो गया, कोई लिखता है 11 किलो कम हो गया। सर फर्स्ट टाइम आपको देख रही हूँ, कल से मेहनत शुरू करनी है, उसके बाद रिजल्ट बताऊँगी। 1 महीने बाद मैसेज आ रहा है 19 किलो कम हो गया, 15 किलो कम हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने सब ट्राई किया था, कुछ नहीं हो रहा था, उनका भी वेट लॉस हुआ। सो योग लाइव देख करके भी सीख सकते हैं, आसान है? डेफिनेटली सीख सकते हैं, डिपेंड करता है सिखाने वाला कैसा है। अगर मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है और मैं सीधा आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी हो सकता है जिसको लीवर किडनी ठीक करना है या 3 महीने बाद घर में शादी है, उसको शायद मैं सूट नहीं करूँगा। तो मुझे ये देखना है कि सामने वाले को पहले चाहिए क्या। अगर उसको मैं वो दे देता हूँ और 3 महीने बाद जो उसकी शादी थी वो सक्सेस हो जाती है क्योंकि उसका वेट कम हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब वो मेरी बड़ी बड़ी बातें सुनने को तैयार है। लेकिन जब उसको जो ज़रूरत है वो उसको देना हमारी प्राथमिकता है। तो अगर आप ऑनलाइन में भी कुछ ऐसा दे सकते हो जो लोगों की एक्चुअली नीड है, उसको आप फुलफिल करते हो, तो घर बैठे भी स्वस्थ हो सकता है। ओके। वापस बढ़ती हूँ रैपिड फायर की तरफ। स्किन बेनिफिट्स के लिए, खास करके फेस की स्किन, एक कपोल शक्ति विकासक प्राणायाम है। उसमें करना क्या होता है, ये फिंगर को इंटरलॉक करना है, थंब से नोज को बंद करना है, लंबा सांस मुंह से भरना है और रोक करके रखना है, प्रेशर लगाना है फेस की तरफ जहाँ ब्लड आता है। लाइक मैं करके दिखाता हूँ।
ये जो फेस पे ब्लड आया ना, ये बहुत सर्कुलेशन helpful दिख रहा है हाँ, पूरा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको 3 बंद होते हैं, एक मूल बंद होता है, एक उद्यान बंद होता है, एक जालंधर बंद होता है। ये वाला जालंधर बंद है। आपने ये पोजीशन बनाया, मुंह से सांस लिया, सांस को रोका, बाहर की तरफ पुश किया, मुंह बंद है, नाक बंद है, तो प्रेशर बाहर निकल नहीं रहा है, उसकी वजह से फेस पे थोड़ा सा जोर पड़ेगा, ब्लड फ्लो बहुत फास्ट हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, प्रेशर पूरा इस तरफ आ जाएगा। और आपको ये पोजीशन बनाना है। एक उद्यान बंद होता है, एक मूल बंद होता है, ये जालंधर बंद होता है। तीसरा वाला बंद होता है जालंधर, कंठकूप से अपनी ठोड़ी को लगाना होता है, लाइक दिस। अगर ऐसे लॉक करके रखते हो और इसको कम से कम 3 बार करते हो तो फेस पे ग्लो आ जाएगा वापस से। ये आयाम करते समय हाँ टच करना हाँ है। हाँ हाँ, ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तभी जब आप कर लेते हो। और एक्सेल करते हो तो एक्सेल कैसे नोज से भी कर सकते हो और धीरे से मुंह से भी कर सकते हो, उसमें आप स्वतंत्र हो। इसके साथ में 1-2 छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता भी हूँ इस चीज़ को कि आप जब नहाओ तो मुंह में पानी भर के नहाओ। लाइक अगर आप ऐसे करके नहा रहे हो, मुंह में पानी भर लिया है और आप, ठीक है, तो जो प्रेशर पड़ रहा है ना फेस पे, वो स्किन को वापस से वहीं पहुंचा देगा जहाँ पिछले 10 साल पहले थी। ठीक है, प्लस सुबह उठो तो उकड़ू बैठ करके गुनगुना पानी पियो, लास्ट वाला सिप मुंह में रखो, ये बहुत हेल्प करेगा। इवन जिसकी झुर्रियाँ आ गई हैं, जिसके डार्क सर्कल आ गया, जिसको चश्मा चढ़ गया, इससे ऊपर के हिस्से में जो प्रॉब्लम आ गई है वो इससे ठीक हो जाएगी। मेरा अगला सवाल वही था कि जिनको चश्मा है उनके लिए कौन सा आयाम किया जाए? अनुलोम विलोम प्राणायाम जी, बहुत फ़ायदेमंद है। शीर्षासन बहुत फ़ायदेमंद है। अगर अच्छा कर सकते हो तो मंडूकासन, चक्रासन बहुत फ़ायदेमंद है। और ज़्यादा कुछ आपको नहीं भी आता है तो एटलीस्ट अनुलोम विलोम को आधे घंटे सुबह दोपहर शाम करो। मेरे पास एक मैम है, इति नाम है उनका, एंड 50+ एज की हैं। जितनी मेरी एज है 30 साल पुराना चश्मा उन्होंने उतारा क्या बात। अनुलोम विलोम और जो भी हम क्लास में एक्सरसाइज करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके दम पे। उनका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। मैं हक से जब भी उनको बुलाता हूँ ना स्टेज पे, मैं कहता हूँ क्या बेनिफिट्स हुए आपको बताओ, तो कहती है मेरा 30 साल पुराना चश्मा उतर गया और मेरे सारे बाल काले हैं, एक भी सफ़ेद नहीं है। और बोली कि मैं कभी भी इसमें कलर नहीं करती। तो क्या सफेद का बालों को भी फिर से काला हाँ, किया किया जा जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उड़े हुए बाल भी वापस आ सकते हैं। उसके लिए एक आसन बताया जाए ये या तो आयाम? आपको पता ही है कि दुनिया कर रही है बैठ के, है ना। हाँ। इसके साथ में शीर्षासन बहुत फायदेमंद है। बट जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते वो हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, वो दीवार की टेक लगा के भी कर सकते हैं। सर्वांगासन बहुत ईजी है। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लेटो और अपने हिप्स को दीवार की तरफ लेकर के जाओ, पैर दीवार पे चढ़ा दो और आप फेस को नीचे रख करके लेटे रहो। एटलीस्ट इतना करो जिसमें ब्लड फ्लो फेस की तरफ आए, फेस की तरफ। हाँ। जिसमें ब्लड फ्लो इस तरफ आए, तो आपको फायदा होगा। तो इसमें सिर्फ सर का नहीं, फेस का भी बेनिफिट हाँ हाँ होगा। हाँ हाँ, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। कभी भी एक प्राणायाम या एक आसन एक बेनिफिट नहीं देता। हाँ। अगर मैं धनुरासन की बात कर रहा हूँ या मैं मोटी सी बात करता हूँ, भुजंगासन की बात करूँ, जिसको सर्पासन बोलते हैं, जिसको कोबरा पोज बोलते हैं। अगर आप कोबरा पोज करते हो तो आपके चेस्ट वाले एरिया पे जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी जाएगा, जो आपके यहाँ पे फैट लटका हुआ है वो भी जाएगा, जिसको लव हैंडल पे फैट है वो भी जाएगा, जिसको बैक पेन है वो बैक पेन भी ठीक होगा। प्लस जो ऐसा है जिसको फेस पे ग्लो चाहिए या फेस का फैट काटना है या डार्क सर्कल खत्म करना है, चश्मा उतारना है, बाल काले करने हैं, कोबरा पोज फायदा करता है। एक आसन के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक आसन पे या एक प्राणायाम पे अगर आप चाहो तो आप PhD कर सकते हो, इतने फायदे हैं उसके और इतनी सावधानी है उसकी। अगर आप सावधानी नहीं समझते हो, आप पोस्चर गलत करते हो या फिर कराने वाला आपको नवसिखिया है, 3 महीने कहीं प्रैक्टिस करके आया है और अब आपके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर ऐसे इंसान से करना मतलब इंजरी खाना। वो मैंने बहुत लोगों को देखा भी है। अभी मेरी कोई एक जानकार है, किसी को चक्रासन करा रही थी, किसी बच्चे को खड़े होकर के, वो हम करते हैं ना डी बनते हैं, चक्रासन करा रही थी विदाउट सपोर्ट, हाथ हटाया वो गिर गया, उसके सर में चोट लग गई, बाद में पता चला उसकी वजह से उसको ब्रेन में स्वेलिंग हो गई। तो आप कर किसके पास रहे हो वो बहुत मैटर करता है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं मेरा एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ और आप मेरे पास करो। आप उस इंसान के पास करो जिसने अपने ऊपर काम किया है, उस इंसान के पास करो जिसने 10, 12, 15 साल योग में लगा दिए। ऐसा नहीं कि अब योग ट्रेंड में आ गया तो 3 महीने मैंने कहीं पहले सीखा, फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया और अब मैं भी सिखा रहा हूँ। क्योंकि 3 महीने में ऐसा क्या सीख गया हूँ मैं योग में कि मैं आपकी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। और अगर मैंने सीखा नहीं है तो मेरे को या तो सीखने की ज़रूरत है पहले जी। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको सीखना किससे है, वो मैटर करता है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों की लाइफ ख़राब होते हुए भी देखी है और बाद में ये सुन के बहुत बुरा लगता है जब वो लोग ये बोलते हैं कि यार योग करके देखा था, मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई। कि मेरे को तो मतलब एक मेरी जानकार है, वो एयर होस्टेस है
उनको क्या था, सर्वाइकल, और उनको कराने वाले ने, मूर्ख ने, उनको सर्वाइकल में हलासन करा दिया। हलासन में उनका नेक लॉक हो गया बिल्कुल। वो जब मेरे पास आई तो इस स्थिति में आई थी। मैंने कहा मैम आपका प्रॉब्लम, क्योंकि जर्नली फिट दिख रही थी, वो एक्टिव थी, सब कुछ ठीक है, एयर होस्टेस है तो डेफिनेटली फिजिक्स बहुत अच्छा होगा। तो कहते हैं ये लॉक हो गया। मैंने कहा कैसे? तो कहते हैं सर्वाइकल था और उनको शायद पता नहीं था, उन्होंने मेरे को हलासन करा दिया। सर्वाइकल में हलासन पूरी तरह से वर्जित है, मना है, साफ मना है। बड़े अक्षरों में रेड मार्क करके अगर लिखना हो तो मैं लिख दूँ, लेकिन लोग करा देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, जिसकी वजह से नुकसान होता है। जैसे वज्रासन बहुत फ़ायदेमंद है, वज्रासन पता होगा, घुटनों को मोड़ करके बैठने वाला एक इकलौता आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन जिसके घुटने खराब हैं, जिसके घुटने रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया है, या जिसका घुटना रिप्लेस हो गया है, उसको अगर आप वज्रासन में बिठा दो तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है, फिर उसका नी बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को नहीं कराना होता। अब देखो, दो अजीब सी बात है कि अगर आप वज्रासन करते हो तो आपके नीज कभी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन अगर नीज आपके ख़राब हैं और फिर आप वज्रासन करते हो तो बिल्कुल डेड हो जाएंगे। तो सही समय क्या है योग करने का, शुरू करने का? तो अब आज शुरू कर दो, सही समय है ये, जब सांस चल रही है, जब जागो तभी सवेरा है। सही समय क्या है? तो एक, अगर आप इस वे में पूछ रहे हो मॉर्निंग या इवनिंग, नहीं, मैं दो तरीके से, तो थैंक यू, मैं ये भी पूछना चाह रही थी, बट मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि कई बार हमें बुद्धि ही इतनी लेट प्राप्त होती है जब हम एक मिडिल एज में पहुंच जाते हैं, जहाँ हमने अंदेशे लेना शुरू कर लिया कि भाई बॉडी में कहीं कहीं पेन हो रहा है, उठने के थोड़े समय बाद, मतलब 1 मिनट के लिए हम अटक जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी देखा है मैंने लोगों को, कई लोगों को देखा है जैसे कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट स्वेल हो गया, नो रीज़न, रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल है, बट ये एक बॉडी पार्ट, चाहे वो एंकल्स हैं, चाहे वो घुटनों के नीचे का हिस्सा है, चाहे वो उनके आर्म का कोई हिस्सा है, बट वो स्वेल हो गया। तो ये एक एज ऐसी होती है जहाँ आपकी आंखें खुलने लगती है, बट क्या ये ऑलरेडी लेट हो गया उनके लिए कि अब योग करेंगे तो प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मैं बताता हूँ कि ये तो चलो अच्छा है कि आपने क्वेश्चन को ब्रीफ कर दिया, बाकी जवाब मैंने दे दिया था आपको फिर भी कि जब जागो तभी सवेरा। हाँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, 3 तरीके से योग होगा। एक वो जो छोटे बच्चे हैं, मतलब और भी डीप जाऊँगा तो जो माँ प्रेग्नेंट है अभी, अगर वो योग करना शुरू करे ना तो उसका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होगी और स्वस्थ पैदा होगा। अरे वाह। एक अच्छी बात ये है, जब वो बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल का हो जाए तो आप उसको प्राणायाम करा सकते हो, कुछ आसन करा सकते हो, हाइट इंक्रीज करने के लिए ताड़ासन करा सकते हो, तो उस एज में भी किया जा सकता है। जब हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, उस समय जो स्ट्रेस लेवल है पढ़ाई का, तब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, वटेवर जो भी आप कर रहे हो, उसके साथ में प्राणायाम करोगे तो स्ट्रेंथ गेन कर जाओगे, प्लस आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी। प्लस इसके बाद में जब एक टाइम आता है कि आपका करियर अब सेट है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, अब स्ट्रेस है, तो उस समय अगर आप प्राणायाम मेडिटेशन करते हो तो उस समय इस परिस्थिति से लड़ सकोगे कि बुरी से बुरा भी कुछ हो जाएगा तो मैं कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करूँगा। इवन जब कभी बुढ़ापे की तरफ जाओगे और आप चाहते हो कि आपको बुढ़ापा वैसा वाला ना आए कि मैं उठूँ बैठूँ गिलास पकड़ूँ तो कोई सपोर्ट दे, अगर वैसा नहीं चाहते हो तो भी आसन आप करते रहो कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। और मैं आपको 1 महीने, आप किसी भी एज के हो, 1 महीने योग कराऊंगा। 1 महीने में आप ही बोलोगे सर नी पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, वीकनेस, घबराहट, बेचैनी, इन सब पे काम हो गया है और अब तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है। अगर आप अच्छे से आसन करते हो ना तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अब देखो, एक चीज़ से पार्टीशन करो कि जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हम सबका बाय बर्थ, बाय नेचर बॉडी फ्लेक्सिबल था। हाँ जी। और जब हम बूढ़े होते हैं तो सबका बॉडी स्टिफ हो जाता है, और जब मर जाते हैं तो बिल्कुल ही टाइट हो जाता है। तो अगर मैं 30, 40, 45, 50 जो भी मेरी एज है उसमें अगर मैंने आसन शुरू किए तो मेरे को 1 महीने में बॉडी फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगा जी। अगर मेरा फ्लेक्सिबल बढ़ा, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बढ़ा, दैट मीन्स कि मैं बचपने की तरफ वापस आ रहा हूँ। अगर नहीं किया मैंने, या जिमिंग किया या कोई हार्ड वर्कआउट किया जिससे बॉडी और स्टिफ हो गया, तो मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। तो अगर मेरे को ये समझ में आ जाए तो मैं अपने एज को रिवर्स कर सकता हूँ। तो ये एज में जिमिंग बिल्कुल ही वर्जित होनी चाहिए? हाँ। अच्छा। हाँ। और जिम जो करते हुए है ना, मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूँ कि जिम का अपना कॉन्सेप्ट है और वो शेयर लोगों का काम है। अगर नी पेन, नेक पेन, बैक पेन है ना तो जिम आपके लिए नहीं है। शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम है तो जिम आपके लिए नहीं है। जिसको वी शेप बनाना है, जिसको कंपटीशन लड़ना है, वो उसका हक है और वो ही जिम करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी सबके लिए योग है।
तो क्या बीपी, थायराइड, डायबिटीज जैसे कई ऐसे रोग जिसको कहा गया है इरिवर्सिबल है, तो वो रिवर्स हो जाएंगे योग से? मेरे सामने लाओ, जो भी ये बोलता है ना कि भाई मेरे 10 पेशेंट हैं और 10 के 10 को शुगर है, लाओ मेरे पास। इंसुलिन चल रही है, लाओ मेरे पास, मैं दिखाता हूँ ठीक करा के। जो कहता है बीपी है, हाई बीपी है, लो बीपी है, लाओ मेरे पास, क्योंकि मैंने तो ठीक करा है। अब कई लोगों को मैंने ये भी सुना है कि चश्मा एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं है। हाँ जी। लाओ मेरे पास, मैं करवा के दिखाता हूँ। और मैं इसमें मेरी महानता नहीं बोल रहा कि मैं कितना पावरफुल आदमी हूँ, नहीं। मेरे पास एक हथियार है जिसका नाम योग है। वो हर एक परिस्थिति में खरा उतरता है, और वो मैंने देखा है। तो आप कोई भी बीमारी का नाम लोगे ना, 99% बीमारी का इलाज योग में संभव है। हाँ, 1% जिसमें इमरजेंसी केस है, जिसको हार्ट अटैक आ गया ना, जिसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, जिसको पैरालिसिस हो गया, इंस्टेंट उसको थोड़ा ना प्राणायाम कराओगे, उसको तो मेडिकल साइंस चाहिए। परमानेंट क्योर करना है तो योगिक साइंस चाहिए, और इसको पार्टीशन करना पड़ेगा। इंसान डरता है इस चीज़ में। वो जब बहुत बुरी स्थिति में हो जाता है ना, हर जगह से मना हो जाता है, तो सोचता है अब योग करूँगा। नहीं, तब आपके लिए योग नहीं है। जब आपको मेडिकल साइंस चाहिए, मीन्स इन शॉर्ट जब इमरजेंसी केस है तो मेडिकल साइंस, परमानेंट क्योर करना है तो योगिक साइंस। तो अगर आप इस पार्टीशन को समझ जाओगे तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेंगे जी। और योग आपको हर एक परिस्थिति में वापस से ज़िंदगी देने में सक्षम है, अगर योग के प्रति आपकी 100% जागरूकता है, आपको योग पे ट्रस्ट है। हर एक सांस में आप फील कर रहे हो कि हाँ, वो परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निराकार प्रभु हर एक सांस में मुझे मजबूत बना रहा है। अगर ये पावर आपके अंदर है, वर्स्ट से वर्स्ट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आप ले चुके हो, तो भी योग आपको वापस से जिंदा कर सकता है। चलिए, ऐसे ही कोई कंडीशंस के बारे में आज मैं और सॉल्यूशंस देना चाहती हूँ दर्शकों को, जैसे कि वेरिकोज वेन्स। क्या करे वो लोग, क्योंकि बहुत ऐसे अकड़ा हुआ, फंसा हुआ फील करते हैं, करना चाहते हैं अपनी लाइफ बेटर, उनके लिए कुछ एक मेरा दोस्त है, नितिन नाम है उसका, उसको मैंने ये बोला, जब मेरे को पता चला उसको वेरिकोज है, मेरी एज का ही है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला ये कि एज में भी हो जाता है? हाँ, अब तो बीमारी की कोई एज ही नहीं है। 14 साल का बच्चा एक है मेरी जानकारी में जो इंसुलिन लेता है, जिसको शुगर है, तो अब तो कोई एज ही नहीं है। ठीक है, बीमारी की कोई एज नहीं है। पहले होता था बुढ़ापे में बीमारी आएगी, और लोग कहते भी थे कि भाई देख अब तो बुढ़ापा आ गया, ये सब तो होना ही है। अब ऐसी कोई एज ही नहीं है, क्योंकि जो मैं मेरे आमने सामने देख रहा हूँ ना, वो बहुत कुछ देख रहा हूँ। तो वेरिकोज है मेरे दोस्त को। मैंने उसको बोला कि भाई देख, सबसे पहली चीज़ कि लगातार बैठियो मत, पैर लटका के, और लगातार खड़े मत रहियो। तो कहता है भाई मैं सैलून में काम करता हूँ, मेरी जॉब ही वही है। तो कुछ ना मजबूरी आ जाती है, जहाँ इंसान बीमारी हर दिन उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, वो भी जानता है, बट मजबूरन कुछ कर नहीं सकता। तो उसको मैंने बोला कि देख भाई, जितना भी टाइम तेरे पास में है, या जिनको वेरिकोज का प्रॉब्लम है उनको भी बोलता हूँ, जितना भी टाइम आपके पास में खाली है, जितनी देर आप मोबाइल चला रहे हो, जितनी देर आप टीवी देख रहे हो, जितनी देर में आपका खाना बन करके आ रहा है, जितनी देर आप बेड पे लेटे हो, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है कि कमर के नीचे तकिया लगाना है, अगर लगा सकते हो, नहीं तो हिप्स के पास में तकिया लगाना है, और पैर को दीवार पर रखना है, पैर को ऊपर की तरफ रखना है। ये लाइक आपकी कमर हो गई, ये आपके पैर हो गए। इस तरीके से लेट के आप मोबाइल चला लो, आप टीवी देख लो, आप कुछ भी कर लो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप ये करो। ओके। एक काम। दूसरा सूक्ष्म व्यायाम है, हाथ की, पैर की, लाइक हाथ को आपने ये किया, फिर इसको आपने घुमाया, फिर ये सीधा किया, पास लाया, फिर सीधा, ऐसे ही पैर का है, पैर के पंजों को आपको ये करना है, फिर उसको रोटेट करना है। इस तरीके से करते हो तो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। प्लस अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है, त्रिदोषों को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ। और जो भी बीमारी ऐसी है कि लाइक वात पित्त कफ, लाइक कैसे काम करता है ये मैंने पहले ही बोला है कि वात में आता है जोड़ों का दर्द, पित्त में आता है स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, कफ में आता है साइनस, अस्थमा, इस टाइप की कैटेगरीज है। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो पूरी बॉडी में जहाँ पे भी ब्लड क्लॉट हो रहा है, नीलापन आ गया है, नसों के गुच्छे बन गए हैं, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, उन सबको खोल देता है और ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर देता है। सिर्फ अनुलोम विलोम? हाँ, सिर्फ अनुलोम विलोम। तो आप सूक्ष्म व्यायाम करो, पैर को दीवार पे रखो, प्लस इसके साथ में अनुलोम विलोम अच्छे से करो। आप अगर ऐसा करते हो तो वेरिकोज ठीक हो जाता है। वाह, बहुत आराम से ठीक हो जाता है। योग और त्राटक, उन दोनों का जुड़ाव कैसे है, और त्राटक करने के हमें अलग अलग अच्छे और एकदम ऐसे सटीक रास्ते बताएं जिससे आज जो फोकस कंसंट्रेशन, मैं यही जानती हूँ कि इससे फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है, बढ़ाना चाहते, एक आध्यात्मिक राह पर चलना चाहते जो लोग, उनको ये काम आ जाए। या तो क्या ये बच्चे कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा मेमोराइज करने के लिए, तो त्राटक
कितने होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसमें? मैं जिस त्राटक को जानता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस किया है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने मास्टर में सीखा है, वो त्राटक का एक बेसिक सा अर्थ है टकटकी लगा के देखना। हम्म, टकटकी लगाना, आप एक ऐसा हो सकता है कि दीप को या मोमबत्ती को जलाओ और उसको टकटकी लगा करके देखो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है उगते सूरज को देखना। अगर आप टकटकी लगा के देखने की कोशिश करते हो और ब्रेन को ऐसा मैसेज देते हो कि भाई साहब आपको अगले 5 मिनट ये काम करना है, तो आपका ब्रेन पहले दिन से हेल्दी होना शुरू हो जाता है, जो अभी तक एक माइक्रो सेकंड भी एक जगह पे बैठता नहीं था। अभी आपको पता चल रहा है, आप लगातार स्क्रॉल कर रहे हो। हाँ, आपको अभी बोलो ना फ़ोन रखो और ये बताओ सबसे पहला रील कौन सा देखा, आपको याद ही नहीं है। मैं कहूँगा मैम लास्ट वाला कौन सा देखा, पता नहीं सर, ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगातार आपको चलता चला जा रहा है। मेडिकल साइंस ऐसा मानता है कि हमारे दिमाग में इतने इतने थॉट्स आते हैं, लाइक 24,000 से लेकर के 75,000 तक थॉट्स आते हैं जी, पूरे दिन में, जिसमें 90 to 95% रिपीटेशन मोड पे आते हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए दिमाग चाहिए हेल्दी, और उसको बनाने का काम है त्राटक का। जिस सेकंड आप माइंड को ये बोल देते हो कि टकटकी लगा के देखना है, पलकों को झपकाना नहीं है, लगातार देखते रहना है, ये प्रैक्टिस आप करना शुरू करते हो तो इतना कंट्रोल माइंड पे आ जाता है कि आप छोटी से बड़ी चीज़ों पे एक्शन रिएक्शन दे सकते हो, कि आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया। और टकटकी लगा के देखना ये बहुत ईजी वे है और किसी भी एज में किया जा सकता है। छोटे बच्चे को अगर आप कराते हो ना, तो जो प्रॉब्लम है ना कि मम्मा याद तो किया था, वो एग्ज़ाम में भूल गया, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। कि मम्मा मन तो है खेलने का, बट वो सर कहते हैं मेरा फोकस अच्छा नहीं है तो मेरे को टीम में नहीं लिया, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। जो लोग ऐसे हैं कि ऑफिस से आने के बाद में ना मन नहीं करता कुछ करने का क्योंकि बहुत टायर्ड हो गया हूँ, तो उसका ऑफिस से लेके घर में हर जगह इतना फोकस होगा कि कहीं से कोई कंप्लेन ही नहीं बचेगी। अगर वो कोई ऐसा काम करता है कि फिजिकली उसका ज़्यादा काम नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और फिर वो त्राटक करता है, तो जिस काम को करने में उसको 8 घंटे लग रहे थे, एवरेज 4 घंटे 5 घंटे में ख़त्म करके बाकी के 3 घंटे तो रेस्ट ले सकता है वो। त्राटक के इतने बेनिफिट्स हैं और इजी है, बहुत इजी है, सिंपल। लाइक अगर ये सूरज देवता हैं तो मेरे को बस सीधा बैठना है और इनको देखने का प्रयास करना है, मेरी आंखें पलके झपकनी नहीं चाहिए, लाइक दिस। और ये करते हुए दिमाग में और फालतू का कुछ भी नहीं। और कितने समय तक? जितना एवरेज शुरुआत जो भी आप करो, क्योंकि क्या होता है जब शुरू में आप करोगे लगातार देखने की कोशिश, तो आपकी आई मसल्स थक जाएंगी, जिसकी वजह से आंख बंद करने का मन करेगा, या जिसकी वजह से आंख से आंसू आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करते करते एक टाइम तो ज़रूर आता है कि आप कई कई मिनट ऐसे बैठ सकते हो। एक ना हमारे गुरुजी थे, अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया है, दयानिधि जी। उनके एक दोस्त थे। अब मैं बोलूँगा तो कईयों को अटपटा लगेगा, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, क्योंकि सिद्धियाँ ना बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो उनके जो दोस्त थे ना, हमें पता चला कि उगते हुए सूरज को वो देखते हैं अपनी पुतलियों को ऊपर चढ़ा करके, ठीक है, उनको देखते हैं, और वो कई साल से सेम काम कर रहे हैं, प्लस उन्होंने अन्न और फल त्याग दिया है। वो सिर्फ सूर्य की रोशनी पे इतने पावरफुल हैं कि लाइक हम फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी हमें पता है कि गुरुजी के दोस्त आए हुए हैं और वो ऐसा त्राटक वगैरह करते हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी फुटबॉल यहाँ जंप कर रहा है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ उसमें किक करने के लिए और मेरे को ऐसे निकले हैं फुटबॉल को लेके, मैंने कहा ये क्या किया, मतलब इतनी एनर्जी ऐसे इंसान में जिसने खाना छोड़ा हुआ है, ऐसे इंसान ने जिसने फल छोड़ा हुआ है, आप कहोगे फिर खाया क्या इन्होंने। ये मतलब सिद्धियाँ इस लेवल की हैं कि इंसान पानी पे और सूर्य की रोशनी पे पूरी ज़िंदगी जी सकता है। क्या ये क्रिया योग है जिसके बारे में स्वामी परमहंस योगानंद के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं उनकी बुक में? हाँ हाँ, बेसिकली कह सकते हो आप। और जिस सिद्धि की मैं बात करूँ ना, जैसे मैंने बोला ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि लास्ट स्टेज है, समाधि से पहले सिद्धि होती है। योगी अपने आप को यम नियम से पार करते हुए, आसन प्राणायाम से पार करते हुए, समाधि से जाने से पहले सिद्धि आती है, जिसमें बहुत बड़े योग गुरु योग ऋषियों ने बोला कि समाधि से पहले सिद्धि इसलिए है कि आप उसमें फंस जाओ और समाधि तक ना जाओ। ये एक ऐसा लॉलीपॉप है कि बच्चा जिद कर रहा है किसी काम को, हमने लॉलीपॉप देके उसको टाल दिया। तो कई ऐसे हैं जो सिद्धि में फंस जाते हैं, कई ऐसे हैं जो अपनी सिद्धि, इतने साल की मेहनत, उसको देश दुनिया के कल्याण में लगाते हैं, और कई ऐसे हैं कि सिद्धि पाने के बाद हिमालय जाके बैठ जाते हैं, जिनको पता भी नहीं है कि दुनिया में कौन आया कौन चला गया। तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है। अगर त्राटक बेसिक लेवल पे किया जाए तो हमारी ज़रूरतें, बुनियादी सुविधाएं पूरी हो सकती है, और अगर डीप लेवल पे जाया जाए तो त्राटक से ऐसे चमत्कार भी होते हैं। तो ये क्या क्रिया योग और इस तरीके की सिद्धि सिर्फ त्राटक से होती हैं? जैसे कि इनके बारे में सुना है हमने, महाअवतार बाबा जी इतने सालों से, तब से उनके साइटिंग्स रहे हैं
200 साल तो कम से कम, 500 साल तो कम से कम उनके जीने की या जीवित रहने के अलग अलग साइटिंग्स, अलग अलग रेफरेंसेस रहे हैं कि वो अलग अलग योगियों के माइंड में आए, स्वप्न में आए, दिखे, उनको गाइड किया, क्रिया योग ऐसे करो। तो क्या ये सब त्राटक की वजह से है या और कोई योग है? नहीं नहीं नहीं, योग बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब अगर योग की मैं बात करना शुरू करूँ ना तो कितने घंटे निकल जाएंगे पता नहीं है। आप समझो ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है जो महर्षि पतंजलि जी का बताया गया है। यम के भी 5 अंग हैं, नियम के भी 5 अंग हैं। यम के हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम के हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम। और फिर यम नियम फिर आता है आसन, स्थिरम, सुखम, आसनम। हर एक की अलग डेफिनेशन है। यम नियम आसन, फिर आता है प्राणायाम, तस्मिन सति श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम। सबकी अपनी डेफिनेशन है। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। मतलब एक लास्ट पॉइंट है। आप यम से पार करते करते आप जा सकते हो। और बहुत सिंपल वे में बोलूँ ना तो जब मैं बोल रहा हूँ ना अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो अहिंसा ऐसा नहीं कि मारना पीटना नहीं, अपने शब्दों से भी किसी को बुरा नहीं बोलना, ये है अहिंसा। ठीक है। अहिंसा के बाद में आता है सत्य। सत्य का मतलब ये नहीं कि सच बोलना, सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना, किसी को चीट नहीं करना, किसी की बात इधर से उधर नहीं करना। ये योगियों के लक्षण है। अगर वो यम को नियम को पकड़ ले, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, आसन और प्राणायाम करते हैं। हमें ना इधर से मतलब है ना उधर से मतलब है। समाधि की बात हमें करनी नहीं है क्योंकि लंग्स लिवर किडनी हमारा कमजोर है, हमें उसको स्वस्थ करना है। तो ये इतना डीप है कि अगर स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सिद्धि तक, समाधि तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन सिर्फ कहोगे एक ही चीज़ से पहुंचा जा सकता है, मेरे हिसाब से शायद नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल की बातें हैं। मतलब मैंने मास्टर किया है, आप मेरे से पूछोगे पीएचडी कैसे करें, मैं कहूँगा नहीं पता मैम, मैं मास्टर पर रुक गया जाके। तो ये जो समाधि वाली बात है बहुत ऊपर की बात है। और त्राटक एक माध्यम हो सकता है, बट ये नहीं है कि सब त्राटक करेंगे और सब समाधि ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा था, एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन होता है, अनुशासन, और यहीं पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। सच्चाई है। यस। तो ये तो मैं समझ चुकी, मान चुकी कि योग एक जो साधारण सा शब्द जो हम डेली लाइफ में सुनते हैं वो सिर्फ माइंड, बॉडी और स्पिरिट का योग नहीं है। ये बहुत एक आत्मा का परमात्मा से और उससे भी लौकिक का अलौकिक से, इस तरीके के जो एक्सपीरियंस हमें होना। बट थैंक यू, आपने जो कहा उससे मेरे माइंड में इतनी सारे ओपनिंग हुए आध्यात्म को लेकर, तो इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। बट क्या हमें एवरीडे लाइफ में कोई ऐसी अवेयरनेस, कोई ऐसा योग जो हमें अध्यात्म की तरफ ले जाए, वो मैं एक जानना चाहूँगी। और इसमें जो 3 बंध आपने कहे थे उनका रोल क्या है, मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए 3 बंध कैसे होता है ना कि एक होता है मूल बंध जो नाभि से नीचे लगता है, एक होता है उद्यान बंध जो स्टमक में लगता है, और एक होता है जालंधर बंध जो मैंने आपको बोला थोड़ी से कंठकूप को लगाना होता है। बंध मतलब होता है लॉक। लॉक कर दिया, चाबी हटा दी, जब तक चाबी लगाएंगे नहीं लॉक खुलेगा नहीं जी। तो ये कुछ विद्याएं हैं योग की जिनके थ्रू आप अपने लाइक लोअर बॉडी पार्ट पे, खास करके जहाँ से हम मोशंस जाते हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने नाभि वाले एरिया पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने लंग्स वाले एरिया पे कंट्रोल कर सकते हैं, और इतना कंट्रोल कि जब मैं चाहूँगा तब मैं इससे काम ले सकूँगा। तो आप सोचो जिस पे पूरा कंट्रोल है उसका पेट खराब होगा कैसे। प्रॉब्लम हमें क्या है कि हम कह रहे हैं सर दर्द है, हम कह रहे हैं पेट दर्द है, हम कह रहे हैं ना हाथ सुनपन दिख रहा है, पता नहीं बेचैनी बहुत हो रही है, क्योंकि हमारा कंट्रोल तो है ही नहीं ना किसी पे। जब आप बंद पे काम करते हो, जब आप योग की ऐसी मुद्राओं पे काम करते हो तो आपका कंट्रोल आता है उस हर एक हिस्से पे जिससे लोग ख़त्म है। लाइक आप समझो 85% बीमारी पेट से शुरू होती है। अब जिसने उद्यान बंद लगाना सीख लिया, जिसने मणिपुर चक्र को जागरूक कर लिया, तो उसको कौन सी बीमारी होगी पेट की। मतलब उसके हाथ में स्विच है, उसकी मर्जी है, वो जैसे चाहे ऑपरेट कर सकता है। ये योग की विद्याएं हैं, अगर काम डीप किया जाए तो तीनों बंद पे काम किया जा सकता है। और मैं बहुत ही बेसिक से वे में बताऊं, योग हर एक सेकंड हम सब कर रहे हैं। जैसे कोई भारी सामान, कोई बेड, अगर आप मैं 2 लोग और चारों तरफ से लगते हैं और बहुत भारी होता है तो हम उसको उठाने से पहले कुछ क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, सांस को पहले अंदर भरते हैं, है ना, सांस को अंदर भरा, और अब क्या करते हैं पूरी ताकत, चल अब बोलेंगे भी नहीं, चल उठा उठा। और अगर बाई चांस चारों ने उठाया है और किसी को छींक या खांसी आ गई तो चारों फेल है, गिर गया ना, वो बंद लगता है।
जी। बंद लगता है वहाँ कि लाइक ये बंद की पावर है। अगर ऐसे हम समझ जाए ना, देखो मैं बहुत रिलेटेबल टॉपिक पे बात करता हूँ और बहुत जेन्युइन बात करता हूँ, जो वर्ड्स जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं वो बात करता हूँ, ताकि किसी को क्रिटिकल ना लगे, इजीली जी। समझ में आए। तो इस तरीके से बंद काम करता है, ठीक है। एक चीज़ समझिए आप कि अगर मैं प्राणायाम की बात करूँ ना, तो एक होता है पूरक, एक होता है कुंभक, एक होता है रेचक। पूरक मतलब होता है सांस को लेना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। ये क्रिया है जो प्राणायाम में यूज़ होती है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और एक है बाह्य वृत्ति प्राणायाम, और एक है अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम में सांस को अंदर भरना होता है और अंदर ही रोकना होता है, जैसे हमने बेड को उठाने के लिए किया। मैं आपको तीनों बोलूँगा, आप कहोगे तीनों तो हम करते हैं, लेकिन हमें तो किसी ने नहीं सिखाया। अभ्यंतर वृत्ति, जहाँ सांस को अंदर भरना है और अंदर ही रोकना है, ठीक है। एक होता है बाह्य वृत्ति, जिसमें सांस को बाहर छोड़ना है और बाहर ही रोक देना है। जैसे कहीं स्मेल आ गई, कहीं कोई आग लगी हुई है, कहीं आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप करते हो पहले सांस को बाहर छोड़ते हो और बाहर ही रोक देते हो थोड़ी देर के लिए। हाँ। एक तीसरा प्राणायाम का तरीका है, वह स्तंभ वृत्ति, जहाँ सांस है वहीं रोक दी। लाइक मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सांस रोक दी। अब ये कैसे हम यूज़ करते हैं आप समझो। अगर गेट में उंगली दब जाए ना, वो दर्द को हम झेल जाते हैं। हाँ। जब हमें इंजेक्शन लगता है, बचपन से हमें पता नहीं है, लेकिन जब हमें इंजेक्शन लगता है तो कि मैम एक सेकेंड कि लगा दो, कोई बात नहीं, समझ रहे हो। हमने प्राणायाम को ऐसे यूज़ किया है। जो जिम करता है, जो कहता है जिम लाइक मतलब योगा नहीं, हम जिम करते हैं। आप जिम में भी पूछो, डेडलिफ्ट करते हो तो कैसे करते हो? सांस को पहले भरते हो ना, उसके बाद में उठाते हो जी। पुशअप्स लगाते हो, लास्ट सेट जब नहीं लग रहा होता है तो आप क्या करते हो? बस भाई, बस हो गया है ना। तो प्राणायाम इस तरीके से काम करता है, बंद इस तरीके से काम करता है। प्राणायाम का जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो है प्राण आयाम, सांसों पे नियंत्रण या सांसों का विस्तार। सांसों का गेम मेरे हाथ में है, मैं जैसे चाहूँगा सांस को चला सकता हूँ। ये डीप नॉलेज है, लेकिन अगर हम डेली लाइफ से कनेक्ट करें तो लगेगा हाँ हम तो योग करते हैं यार, चलते फिरते उठते बैठते करते हैं योग। और ऐसे ही थोड़ा और डीप में जाओगे तो जो भी बीमारी का हमारा सेंटर पॉइंट है, मानता हूँ सर्वाइकल है, सेंटर पॉइंट ये हो गया। अगर मेरे को स्टमक का प्रॉब्लम है, सेंटर पॉइंट ये हो गया। अगर मेरे को शुगर है, सेंटर पॉइंट ये हो गया। तो ऐसे ही प्राणायाम में प्राणायाम करते हुए मुझे अपना सारा का सारा प्राण शक्ति लेकर के जाना होता है उस सेंटर पॉइंट पे जो वीक है, उसको हील करने के लिए। और फील करना होता है कि हर एक सांस में इनहेल करते हुए ब्रेन स्ट्रांग हो रहा है और ऑक्सीजन लेवल उस लेवल तक जा रहा है, उस पॉइंट तक जा रहा है जो अभी कहीं ना कहीं डेड था या वीक था, और वो हील हो रहा है। अगर इस तरीके से आप करते हो तो विद इन 7 days प्राणायाम के बहुत बड़े चेंजेस आप देख पाओगे। ये सिर्फ पूरक, कुंभक, रेचक से भी हो सकता है? हाँ, लेकिन आपको वो सेंटर पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। आपको प्राणायाम को बताना पड़ेगा कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। आज तो इतने लोगों के इतने सेंटर पॉइंट्स बने हैं, न जाने कहाँ कहाँ शुरू करेंगे। उसका तरीका भी है। उसका तरीका भी है। जैसे मैं कोई घर बना रहा हूँ ना, तो मुझे ये देखना है कि सबसे पहले मुझे रिपेयर क्या करना है, सबसे ज्यादा जरूरत मेरे को किसकी है। अगर मेरे को समझ में आ गया तो पूरा घर तोड़ने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं कह दूंगा भाई साहब इस कोने में सीलन आ रही है, पहले ये शॉर्ट आउट करो, फिर किचन का काम देख लेना। ऐसे तो करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या कि मेरे को नी पेन उठने बैठने चलने में दिक्कत होती है, तो आप फोकस सारा नी पेन पे करो, बाद में करना बैक पेन पे, बाद में करना सर्वाइकल पे। धीरे 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 सब हील हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। जी, थैंक यू सो मच। और भी सवाल है, अगर आपके पास वक्त है तो मैं लेना चाहूँगी। हाँ प्लीज़। ओके, सो मेरे सवाल अब रिलेटेड है चक्र के साथ। अच्छा। मैं मानती हूँ योग का चक्रों के साथ बहुत गहरा नाता है। तो मैं कुछ ऐसे योग या आयाम आपसे जानना चाहती हूँ जो कुछ चक्रों को बैलेंस कर दे, मजबूत कर दे। जैसे हमारी हीलिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जब रूट चक्र मजबूत होता है तो आमदनी बहुत मस्त होती है, आप पैसा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हो, आप में स्टेबिलिटी और पावर बहुत अच्छी होती है। तो रूट चक्र के उसको मजबूत बनाने के लिए कौन सा? बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने चक्र बनवा रखे हैं सारे। हाँ जी। ठीक है, इसमें आज्ञा चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, इस तरीके से। लेकिन मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में मेरे सेंटर पे लोगों को यही बोलता हूँ कि चक्रों के चक्कर में फंसोगे तो बर्बाद हो जाओगे। रीज़न, खुद का लीवर किडनी कमज़ोर है, खुद को हाई बीपी है, रात भर आप सोए नहीं हो, और ऊपर से आके आप चक्र को एक्टिवेट करने की बात करते हो। तो मैं कहता हूँ एक सामान्य योग अगर आप जानना चाहते हो तो आपको इस सब की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक्चुअली योगी हो
आपने उतना काम किया हुआ है, अब आपको कोई बीमारी परेशानी नहीं है, तो बेस्ट है, अब आगे बढ़ो इस जर्नी में, अब चक्रों पे काम करो। तो इस तरीके से काम किया जाता है। एक ना नाड़ी शोधन प्राणायाम है, कई लोग कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम तब ट्रेंड में आया जब स्वामी रामदेव जी ने आस्था चैनल के माध्यम से घर घर पहुंच के ये बोला कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। अनुलोम विलोम मैंने मास्टर किया, तब मेरे को पता चला कि तो जैसे ना स्वामी रामदेव जी घर घर तक जब पहुंचे ना आस्था चैनल के माध्यम से, तो उन्होंने बोला अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, तो लोगों को पता चला कि अनुलोम विलोम मतलब प्राणायाम। लेकिन जब मैंने मास्टर किया तो पता चला कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है ही नहीं। अच्छा, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम तो प्री प्रैक्टिस है। अच्छा, अगर इसको सिंपल वे में बताऊं तो अनुलोम विलोम में एक से सांस लेना होता है, दूसरे से छोड़ना होता है, दूसरे से लेकर के पहले से छोड़ना होता है। बहुत सिंपल है, बस कोशिश करना होता है कि चेस्ट को फूलने दो, लंग्स को फैलने दो। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में होता है रेशो 1:4:2। जितने में आपने सांस लिया उसका 4 टाइम्स आपने होल्ड किया, 2 टाइम्स आपने एक्सेल किया। मीन्स आपने 5 सेकंड का इनहेल किया तो 20 सेकंड आपने होल्ड किया, 10 सेकंड आपने एक्सेल किया। फिर आपने दूसरे नोस्ट्रल से इनहेल किया तो 5 इनहेल किया, 20 होल्ड किया, 10 एक्सेल किया। ये रेशो है 1:4:2 का, तब नाड़ी शोधन सिद्ध होता है। और नाड़ी शोधन की कमाल की बात मैं बोलूँ कि नाड़ी शोधन प्राणायाम काम क्या करता है, 72 करोड़, वैसे तो सूक्ष्म नाड़ियाँ बहुत सारी हैं, 3 मुख्य नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ज़्यादातर लोगों को पता भी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या करता है, सूक्ष्म नाड़ी जो है 72 करोड़ 72,10,200 नाड़ियों को परिशुद्ध करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। और नाड़ी आप कहोगे नाड़ी मतलब क्या, नस नहीं, नस में ब्लड फ्लो होता है, नाड़ी में एनर्जी फ्लो होती है, और वो मेडिकल साइंस ढूंढ भी नहीं सकता। शरीर के किस हिस्से में कट लगाओगे आप नाड़ी को पकड़ सकोगे, नहीं पकड़ सकोगे। और नाड़ी वो जिस टेलीस्कोप से देख नहीं सकते आप नाड़ियों को। और नाड़ी शोधन काम ऐसे ही करता है कि नाड़ियों की शुद्धि करता है, जिसको मेडिकल साइंस लाइफ में कभी भी कितना भी डेवलप हो जाए कभी नाड़ियों को छू ही नहीं सकता। जो अदृश्य शक्ति है जिसमें एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, हमारे आप तो काट दोगे यहाँ से नस कट जाएगी तो खून ज़्यादा बहने लग जाएगा, वो रुकेगा नहीं। आप कौन सा हिस्सा काटोगे जहाँ से एनर्जी जहाँ से एनर्जी आनी बंद हो जाएगी, आपके पास कोई जगह ही नहीं है। उसको भी परिशुद्ध करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। और अगर नाड़ियों की शुद्धि कर ली तो आपने बिल्कुल ऐसा है कि आपने घर को जगमगा दिया है, अब आप पूजा पाठ के लिए तैयार हो, तो आप करो चक्रों पे काम। और बहुत डीप है, बहुत डीप है। जितने लोग इस चीज़ को समझते हैं, अगर वो थ्रोट चक्र पे काम कर लेना तो उनकी वाणी में इतनी पावर आ जाएगी कि एक शब्द अगर वो बोल रहे हैं ना तो सामने वाला सुनेगा, इम्प्लीमेंट करेगा और अपनी लाइफ चेंज करेगा, ये बोल के कि सर आपके एक शब्द ने मेरी लाइफ बदल दी। अगर आपने मणिपुर चक्र पे काम कर लिया तो आपका स्टमक इतना मजबूत हो जाएगा, डाइजेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको पत्थर भी चबाना पड़ेगा तो आराम से वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, स्वामी दयानंद जी को 17 बार जहर दिया गया, हर बार डाइजेस्ट हो जाता था। सोचो कितना मजबूत होगा। आज्ञा चक्र अगर आपका एक्टिवेट है, आज्ञा चक्र अगर आपका बहुत जागरूक है, तो आपको सही गलत की परख हो जाएगी। आप एनर्जी को फील कर पाओगे, आप उसका फेस देख करके बता पाओगे कि इन फ्यूचर ये आपके साथ में कैसे रहने वाला है। इस तरीके से काम करता है। लेकिन उन सब के लिए पहले नाड़ी शोधन किया जाए, नाड़ी शोधन से शुद्धि की जाए, शुद्धिकरण हो जाए तो फिर चक्रों पे काम किया जाए। तो ओके, आज के इसमें हम कोई भी चक्र के रिलेटेड टिप्स दे सकते हैं? मुद्रा के हो या योग के हो? चक्रों के ऊपर टिप्स मैं इतना सही कहूँगा कि पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो तो नाड़ी शोधन प्राणायाम भी सेकेंडरी है, प्राइमरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाँ, तो मुझे एनर्जी क्लेंजिंग के लिए वो 2-3 स्टेप्स दीजिए। शुरुआत आप अनुलोम विलोम ही करो। जिस दिन आप अनुलोम विलोम करते हुए आधे घंटे का प्रोसीजर पार कर लेते हो और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधे घंटे अनुलोम विलोम करने में ना आपको बैक पेन होता है, ना आपका पैर होता है, ना आपको घबराहट होती है, ना आपको बेचैनी होती है, तो आप नाड़ी शोधन पे जाओ। अच्छा। और अनुलोम विलोम का मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, जहाँ से जर्नी की शुरुआत करनी है। तो आपको सिंपल, अगर आप बिल्कुल नए हो तो ये आपकी मुद्रा बनानी है आपको राइट हैंड से। राइट हैंड से राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करना होता है। लेफ्ट से इनहेल किया, अभी लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल। अभी जिससे एक्सेल किया इसी से इनहेल, बंद किया, एक्सेल। ये अगर आज मेरा पहला दिन है तो मेरे को अनुलोम विलोम ऐसे शुरू करना है। अगर मेरे को करते हुए 7 दिन 10 दिन हो गए, मैं इस जर्नी पे आगे जाना चाहता हूँ, तो मेरे को 5 सेकंड का इनहेल करना है, 5 सेकंड का एक्सेल करना है, फिर 5 सेकंड का इनहेल करना है, 5 सेकंड का एक्सेल करना है। मेरे को करते हुए अब 1 महीना हो गया है और मैं स्टॉप वॉच टाइमर लगा के मैं ठीक से कर पा रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है। तब क्या करना है, पूरा कुंभक रेचक, सांस लेना भी है, रोकना भी है, छोड़ना भी है। तो क्या किया, 5 में इनहेल किया, 5 में रोका, 5 में छोड़ा, फिर 5 में इनहेल किया, 5 में रोका, 5 में छोड़ा।
अब ये करते हुए भी महीना 2 महीना 3 महीना हो गया है कि सर सेटल हो गया, सर बीमारी ख़त्म हो गई, परेशानी ख़त्म हो गई, एंजाइटी ख़त्म हो गई, अब हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ, अब थोड़ा और आगे बढ़ना है। तो 5 की जगह 10 सेकंड का इनहेल, 10 सेकंड का होल्ड, 10 सेकंड का एक्सेल। और जब इतना कंट्रोल आ जाएगा तो नाड़ी शोधन पे जा सकोगे जहाँ 1-4-2 आपको फॉलो करना है। और जिस दिन वो करने लग जाओगे, आप जिस चक्र पे काम करना चाहोगे आराम से कर सकते हो। लेकिन स्टेप ऐसे ही है, कोई अगर डायरेक्ट कोशिश करेगा मैं समाधि ले लूँ तो संभव नहीं है। नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। आपसे बात करके आज एक रियलाइजेशन हुआ कि योग सिर्फ एक चमत्कार या चमत्कार करने का टूल नहीं है, कि योग लोग अक्सर इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा ये फिजिकल इश्यू ख़त्म हो जाए या मानसिक रूप से मुझे शांति मिल जाए। बट ये एक ऐसी जर्नी है जो कभी ख़त्म ही नहीं कभी होगी खत्म जब नहीं तक होगी। समाधि नहीं हो Definitely, जाए। और definitely। हर लेवल पे आपको अप करते रहेगी, अप करते रहेगी, अप करते रहेगी। जैसे कि प्राणायाम आपसे आज मैं सीख पाई हूँ कि अनुलोम विलोम के वो तो बस एक शुरुआत मात्रा है। जी हाँ, वो शुरुआत मात्रा है। शुरुआत मात्रा है और आगे भी उसकी जर्नी इवॉल्व होती जाती है। हाँ। और इन्हीं के साथ हमारी सारी नाड़ियाँ शुद्ध होते रहती हैं। तो ये है आज की मेरी लर्निंग। बट आज अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हो, ताकि जिन्होंने उम्मीद शायद नहीं बना पाए हैं वो बना ले, या अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा वो कर पाए, तो आप हमारे व्यूअर से क्या कहेंगे? देखो, मैं यही कहूँगा कि ये सारी बातें तो जिसने भी यहाँ तक सुनी है ना, डेफिनेटली वो कोशिश करना चाहता है लाइफ में कमबैक करने का, वो कोशिश करना चाहता है स्वस्थ रहने का। तो मैं इतना सही कहूँगा, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और फिजिकल फिटनेस चाहिए और वेट लॉस करना है, बॉडी को टोन करना है, फेस पे ग्लो लाना है, तो सूर्य नमस्कार। ये 3 चीज़ आप करो और 1 महीने तक करो। अगर 1 महीने में आपको बड़ा बदलाव नहीं दिखता है, इवन 360 डिग्री का चेंज नहीं दिखता है, तो आप 1 महीने बाद इसी वीडियो पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना कि ये पॉडकास्ट बहुत वेस्ट था और ये सर ने बकवास सुनाया हमें। अगर 1 महीने में आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई तो, और इससे बड़ा प्रॉमिस मेरे को नहीं लगता कि मुझे कुछ करना चाहिए। सूर्य नमस्कार एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं और करने का सही तरीका क्या हो सकता है? सूर्य नमस्कार का सही तरीका तो पॉसिबल नहीं है कि मैं डेमो दूं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमें लिंक दे पाए। हाँ, श्योर। और मैं बता भी दूं, कोई सर्च करना चाहेगा तो कर भी लेगा। सूर्य नमस्कार बाई मनमोहन योगी। जी 12 आसन है, सांस कब लेना है कब छोड़ना है मैंने समझाया हुआ है। जो खड़े होके नहीं कर सकता वो चेयर पे बैठ के कर सकता है, वो मैंने करके दिखा रखा है। आपको डेमो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हो। कितना करना है डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेंथ पे। शुरू में 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप 5 राउंड करो, 7 राउंड करो, 10 राउंड करो, 11 राउंड करो, 21 करो, जितना कर सकते हो करो। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी मेरा ना 10 डेज वेट लॉस चल रहा है और आज उनका 8वां दिन था, आज भी, और 5वां दिन जब था तब भी। डे 1 वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, 5 राउंड भी नहीं कर पा रहे थे, और 5वें दिन उन्होंने 108 राउंड किए। और आज भी मैं सुबह उनको करा के आया हूँ, उन्होंने 108 राउंड किए सूर्य नमस्कार के। तो डिपेंड करता है आपकी इच्छा शक्ति पे। अगर वो मजबूत है तो विदिन 5 डेज 5 से, या मैं कहूँ 8 से 108 पे जाना संभव है। आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट, डिपेंड करता है आपका बॉडी टाइप, डिपेंड करता है आपके मेडिकल इश्यूज। तो वो सबकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। आप 5 करो, 7 करो, 8 करो, इच्छा शक्ति मजबूत है और ये वीडियो यहाँ तक देखिए और वहाँ पे वीडियो देख करके आप कोशिश कर रहे हो, तो आप 8 से 108 पे जा सकते हो। एंड लिटरली जब सूर्य नमस्कार 108 राउंड आप करने लगोगे तो लाइफ में कभी भी शारीरिक रूप से या फिर कोई बीमारी ऐसी है जो फिजिकली एक्टिविटी ना करने के कारण होती है, उससे परमानेंट निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं सबको इंस्पायर करना चाहूँगी कि अगर लाइफ में ये वाला बेनिफिट आपने लिया ही नहीं है, लेने की सोची नहीं है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जिसे कहते हैं योग। योग सिर्फ हमारी आत्मा के साथ नहीं, हमारी अवेयरनेस के साथ, अलौकिक के साथ, हमारा भगवान के साथ। ये सिर्फ एक फिज़िकल जर्नी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जर्नी भी है, लेकिन ये एक ऐसी जर्नी भी है जो आपको फिट, फाइन और एकदम मजबूत बना देती है, ताकि आपके लाइफ के डिसीजंस में आप अटल रह सको और अपनी लाइफ में बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ सको। हेल्थ इज़ ट्रूली आवर बिगेस्ट वेल्थ, तो उनको आप बना सको। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल नाउ। हम आपकी तरफ से, मैं आपको भी, योगी जी थैंक यू सो मच आज इतना सारा नॉलेज हमें देके जाने के लिए, और इस तरीके के और भी नॉलेजेबल लोगों को मिलने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। और आज के एपिसोड में इतने सारे आपको जो टिप्स मिले हैं उन्हें अपनाएं, लिंक्स देखें,
और आपका फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर दें। इसके साथ हमें बताएं कि और कैसी कैसी चीज़ों के बारे में आप सुनना पसंद करेंगे, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आ पाएँ। सो थैंक यू सो वेरी मच।